लेक्चर नंबर 83। ओके, कंसोलिडेशन में आए। पता नहीं आप लोग लिफ्ट नहीं करवा रहे आजकल कंसोलिडेशन को। पेज नंबर कौन सा है? इधर किधर है? 499। यार ये जरा बताएं मुझे, ये जो पॉइंट नंबर 3 है पेज 499 पे पॉइंट 3, किताब खोलनी कोई मसला नहीं, इधर अटेंटिव रहें। ऑन 1 फरवरी 2017 एस डिलीवर्ड गुड्स हैविंग सेल प्राइस ऑफ ₹100 मिलियन टू पी। एस ने पी को चीजें बेची हैं 100 मिलियन की ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये सेल और रिटर्न बेस क्या होती है? किसी को याद है सेल और रिटर्न बेस क्या होती है? इसका मतलब है बेचते हुए इसने कहा अगर तुझे पसंद आई तो रख ली, ना पसंद आई तो ना रखें। एक बात याद रखिएगा, ये सोल्ड की फिगर नहीं होती, ये सोल्ड की फिगर नहीं होती। एस ने पी को चीजें ये कह के बेची हैं 100 मिलियन की, अगर तुझे पसंद आई तो रख लेना। इसका मतलब है एस ने सेल अभी नहीं की, एस ने उस अपनी इंटेंशन शो की है कि 100 की चीजें मैं तुझे भिजवा रहा हूं, पसंद आई तो रख लें। 40% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड ऑन यकम में 17, बस रुक जाएं। इसका मतलब है अगले ने कितनी एक्सेप्ट कर ली। तो मोहतरम सोल्ड की फिगर प्लीज आपने ये नहीं लेनी 100 मिलियन, सोल्ड की फिगर आपने लेनी है 60। कितने लोगों ने घर में यही ली थी फिगर? एक्सेलेंट, 60। 40% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड ऑन यकम में। ये बात तो ना कंसोलिडेशन की नहीं है, यहां से लेके यहां तक ये बात कंसोलिडेशन की नहीं है। एंड द रिमेनिंग वर एक्सेप्टेड बाय पी, और बाकी उसने एक्सेप्ट कर ली, ये भी यहीं तक कर लें। ये बात कंसोलिडेशन की नहीं है, ये सिर्फ इस बात की है कि बेची किसने है। और ये इंशाल्लाह आईएफआरएस 15 हमारा आना है, उसमें इंशाल्लाह ये बात रिवाइज हो जाएगी। 20% ऑफ द गुड्स एक्सेप्टेड, 20% ऑफ द गुड्स एक्सेप्टेड इस 60 में से वर इंक्लूडेड इन, आगे तो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है। तो ये कितने लोगों ने ये ट्राई किए थे? ये सारे के सारे 6 पॉइंट। अब जिसको जिस पॉइंट में मसला आ रहा है वो कोई या तो ग्रुप में किसी बच्चे से पूछ ले और आप लोग आपस में एक दूसरे से पूछ लें। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ी सी जान मारें और जान मारने की आदत डालें। हर चीज टीचर से मत पूछा करें, वो जान मारेंगे, चीजें सीखेंगे, लड़ेंगे, फिर जाके चीजें समझ आएंगी। तो इसलिए मैं इनमें से और कोई पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन ये 6 डिस्कस करने 6 पी एक्वायर्ड एस ऑन यकम में 2018, इसी वजह से सिलेबस बढ़ता है। इन ईच मंथ ऑफ 2018, इन ईच मंथ ऑफ एस सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40 मिलियन टू पी। एस ने ओहो एस सोल्ड गुड्स फॉर 40 नहीं, कॉस्टिंग 40 मिलियन टू पी एट कॉस्ट प्लस। अब इनकी सेल प्राइस निकालनी पड़ेगी, सोल्ड की फिगर में सेल प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो वो हमने कैसे निकाली? 40 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये मार्कअप वाला है, मल्टीप्लाइड बाय 120 इज इक्वल टू 48। लेकिन याद रखिएगा ये 48 सेल की फिगर है, यकम में से एक्वायर की है। इन ईच मंथ ऑफ 18 एस सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 42 पी एट कॉस्ट प्लस 20%। तो बता दें जी, जब से खरीदा हुआ है तब से कितने महीने सेल हो रही है आपस की? और आगे तो लिखा हुआ है ईयर एंड 75% ऑफ दिस वर इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ पी। क्लियर? तो ये डबल अंडरलाइन करें, कॉस्टिंग, कॉस्ट दी हुई थी। हालांकि आमतौर पे क्या दिया होता है? इन ईच मंथ एस सोल्ड गुड्स फॉर 40 दिया होता है आमतौर पे, लेकिन इधर चीजों की क्या दी हुई थी? कॉस्ट। चलें जी आगे, पेन किधर है यार? अच्छा, किताब का पेज 24 या स्टैंडर्ड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। 11A पढ़ें, 11A पढ़ें, अभी उधर ही रखें कैमरा। 11A किताब का पेज नंबर 24। देखो कुर्सी पे तो नहीं लगा हुआ कहीं, देखो कुर्सी पे तो नहीं लगा हुआ। फर्नेस इज अ लाइनिंग, एक फर्नेस की लाइनिंग है डेट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 5 years, जो हर 5 साल के बाद जो है वो रिप्लेस करनी पड़ती है। अब सवाल ये कह रहे हैं कि जी उसी में पेज 24, a furnace is a lining that needs to be replaced after every 5 years for technical reasons. At the end of reporting period, balance sheet date के end पे the lining has been in use for 3 years. इस फर्नेस की लाइनिंग को 3 साल हो गए थे, ये यूज में है। भाई उधर पेन देखो जरा, वरना सर उमेर के पास होगा, उनसे ला दो। हाँ सर उमेर से, हाँ। अच्छा इधर लाओ, ये फर्नेस आप समझ लें कि एक थर्मोस सी है, थर्मस कहते हैं आप उसको, पता नहीं क्या थर्मोस कहते हैं। अच्छा, तो थर्मस का मकसद होता है चाय को गर्म रखना। तो ये जो फर्नेस होती है ना, इसके अंदर आप समझ लें ईंटों का भट्टा टाइप कोई चीज है। तो ईंटों के भट्टे में एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर आपने मेंटेन करना होता है। अगर इधर देख के सीए करो, ईंटों के भट्टे में आपने एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अब वो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए इस भट्टे के अंदर
बाहर से ईंटों का बटा होता है और अंदर से कोई लाइनिंग सी लगी होती है, लाइनिंग सी, जिसे कोटिंग कहते हैं। जैसे चैनक के अंदर सिल्वर कोटिंग होती है अंदर से, कभी नजर मार के देखें सिल्वर कोटिंग, स्मेल ना कर लीजिएगा। तो उसके अंदर एक सिल्वर कोटिंग होती है चैनक के अंदर, तो इसी तरह इसके अंदर एक कोटिंग होती है। तो ये जो कोटिंग होती है ये थोड़े अरसे बाद डेप्रिशिएट समझने कर जाती है। तो इस कोटिंग को 5 साल बाद चेंज कराना पड़ता है। जो लाहौर वाले उनको पता है, टाउनशिप से जाके चैनक की अंदर वाली कोटिंग चेंज हो जाती है। तो इसी तरह इस थर्मस के अंदर जो लाइनिंग है उसे हर 3 साल बाद 5 साल बाद चेंज कराना पड़ता है। A furnace has a lining that needs to be replaced every 5 years for technical reasons. At the end of balance sheet, the lining has been in use for balance sheet date के एंड पे लाइनिंग को कितना अर्सा हो गया इस्तेमाल होते हुए? 3 years हो गया। अच्छा, हम इस वक्त यहां पे खड़े हैं ऐसे ही 3 साल के एंड पे, और हमें फील हो रहा है कि इस दिन हमने लाइनिंग को क्या करना है? रिप्लेस करना है। इस दिन हमने लाइनिंग को क्या करना है? रिप्लेस करना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप यहां खड़े हैं, आज यहां खड़े हैं, आपको लग रहा है कि 4 साल बाद मैंने BMW लेनी है, ठीक है? 4 साल बाद मैंने BMW लेनी है। आप आज लाइबल फील कर रहे हैं? अपने कंधों पे बोझ महसूस कर रहे हैं? बोले बोले बोले, क्या आप बोझ महसूस कर रहे हैं कंधों पे अपने? अच्छा, सिमिलरली इस बंदे को पता है कि 2 साल बाद मैंने लाइनिंग चेंज करनी है इसकी। क्या ये लाइबिलिटी अवॉइडेबल है? क्या ये लाइबिलिटी अवॉइड हो सकती है? एक अजीब सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जो मैं पूछना नहीं चाहता लेकिन स्टैंडर्ड कहता है वो सवाल पूछो आप। अगर आज बिजनेस बंद कर दूं तो फिर लाइनिंग करवा के बिजनेस बंद करना पड़ेगा, या लाइनिंग करवाए बगैर भी बिजनेस बंद कर सकता हूं? तो मोहतरम, इसको कहते हैं फ्यूचर रिपेयर या फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों नाम है इसके, फ्यूचर रिपेयर। और अगर ये रिपेयर नहीं होती बल्कि अच्छा खासी महंगी होती है तो फिर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहते हैं। तो फ्यूचर रिपेयर है या फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आमतौर पे स्टैंडर्ड में इसका नाम फ्यूचर रिपेयर है, लेकिन ये खर्चा अच्छा खासा होता है तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बनाते हैं। तो फ्यूचर में अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, अब राइस वाले आज खड़े होकर सोच रहे हैं कि 2 साल बाद ये बेंच हमने चेंज करानी है, तो भाई इसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इसकी लायबिलिटी अभी बुक करने की जरूरत, हाँ, अगर 5वें साल के एंड पे खड़े हों और लाइनिंग करवा लें और पैसे ना दें तब लायबल फील करेंगे। क्लियर? ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो किसी को तो चीजें देनी अपना ही है, तो खर्चा है वो तो कोई पार्टी और बीच में इन्वॉल्व होती है। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब अगर पेपर में कोई लॉजिक लिखने के लिए आई तो वो ये बातें आप जो है वो लिखाइएगा पेपर में, जो लॉजिक लिखने के लिए आई। ओके, पढ़ें जी। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग लाइनिंग इज नॉट रिकॉर्डेड। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग लाइनिंग इज, हम खड़े कहां हैं? 3 साल के, 5वें साल के एंड पे हम लाइबल फील करें कि हमने क्या करवानी है? लाइनिंग। दिस लाइबिलिटीज बोले not recorded because at the balance sheet date no obligation to replace the lining exist. इसको काट दें। अच्छा जी, स्टैंडर्ड में अगर ओरिजिनल आपके पास तो आप काट सकते हैं इसको। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन, लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के बजाय एक और काम करें। आपको पता है जहाज क्या होता है? एक जहाज होता है, एक उसमें क्या होती हैं? कुर्सियां। तो जो जहाज में कुर्सियां होती हैं, अक्सर जहाज 20 साल 25 साल निकाल जाते हैं, लेकिन जहाज की कुर्सियां 5 साल 6 साल निकालती हैं। तो अब जहाज जब खरीदते हैं 1 करोड़ का, तो उसमें 1 करोड़ में से 80 लाख जहाज के बाकी हिस्से होते हैं और 20 लाख की कुर्सियां होती हैं। 20 लाख की कुर्सियों को 5 साल पे डेप्रिशिएट किया जाता है और 1 करोड़ माइनस 20 लाख 80 लाख के बाकी जहाज को डेप्रिशिएट किया जाता है 20 साल पे। तो सिमिलरली जो आपकी फर्नेस है, हो सकता है उसकी उम्र 25 साल हो, और जो अंदर की लाइनिंग है हो सकता है उसकी उम्र 5 साल हो। तो आप डेप्रिशिएट इसको करते रहे इस तरीके से कि इसको आप बाहर वाली चीज को 25 साल पे डेप्रिशिएट करते रहे, अंदर वाले खर्चे को 5 साल पे डेप्रिशिएट करते रहे, और जब 5वें साल का एंड आए तो पुरानी लाइनिंग खत्म हो गई। तो जैसे ही 5वें साल के एंड पे पुरानी लाइनिंग खत्म हो तो आप एंट्री करें कैश डेबिट 0, क्योंकि लाइनिंग बिकी तो नहीं, तो कैश डेबिट 0 यूज नहीं करे थे। अच्छा ठीक है, अभी क्लास के बाद कैश डेबिट 0। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, जितनी 5 सालों की डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट करें 5 सालों डेप्रिसिएशन 5 है, अकम्युलेशन 5, और एसेट क्रेडिट 5, एसेट क्रेडिट 5। तो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 5, एसेट क्रेडिट 5, और 0 रुपए का बिका, यानी 0 रुपए वाली चीज 0 रुपए में बिके। बीवी कितनी है? 0 क्योंकि फुली डेप्रिशिएट हो गया। तो फुली डेप्रिशिएट होने के बाद जब बिका तो 0 को बिका, अंदर की लाइनिंग खत्म होगी। बेचनी किसको थी हमने? बेच तो सके नहीं, कोई कुर्सियां तो है नहीं, अंदर की लाइनिंग खत्म होगी। तो गेन लॉस कितना आ गया? 0। ये एंट्री कर लें, और अगली लाइनिंग हो सकता है आपको 5 रुपए की ना पड़े, वो महंगी पड़े, लेकिन अगली लाइनिंग अगले 5 साल फायदा देगी। जब अगली लाइनिंग करवाएं तो उसकी क्या एंट्री कर लें? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट x रुपीस से अगली लाइनिंग करवा ली, और अगली लाइनिंग को अगले 5 साल डेप्रिशिएट करते। ये वाली अकाउंटिंग जरूर करें, लेकिन लायबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? क्योंकि लायबिलिटी कैन बी अवॉइडेड, लायबिलिटी कैन बी। अच्छा, कल वाली लायबिलिटीज अवॉइड नहीं हो सकती थी? कौन सी वाली? वो जो एम्प्लॉइज की डेथ हो गई थी, वो लायबिलिटी अवॉइड नहीं हो सकती थी। आपने किसी को बुरा सामान बेच दिया है, या आपने किसी को वारंटी दे दी है, वो वाली लायबिलिटी अवॉइड? कैन दिस लाइनिंग लायबिलिटी बी अवॉइडेड?
एक क्लास बोल रहा हूं, क्या ये हमारी डिस्क्रिप्शन पे है? हमारी मर्जी है कि लाइनिंग करवाएं या ना करवाएं? हाँ हमारी मर्जी है। अगर लाइनिंग नहीं करवानी तो कारोबार बंद कर दें, खत्म करें बात। इंस्टेड ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन रिकॉर्ड करने की बजाय बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, द डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग टेक्स अकाउंट ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन, इसको कंज्यूम करती जा रही है साथ साथ, यानी डेप्रिसिएशन के जरिए इसकी कंजम्पशन रिकॉर्ड करें। दैट इज इट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years. The relining cost then incurred, फिर 5 साल बाद कोई ना कोई रिलाइनिंग कॉस्ट होगी। The relining cost then incurred are capitalized, कैपिटलाइज की जाएंगी विद कंजम्पशन ऑफ ईच न्यू लाइनिंग शोन बाय डेप्रिसिएशन ओवर सब्सिक्वेंट, और फिर उसको अगले 5 साल पे डेप्रिशिएट कर दें। क्लियर होगी बात? अब स्टैंडर्ड की अंग्रेजी अगर मैं छोड़ूं, वो तो इसलिए आपको हाईलाइट करा दी कि पेपर में अगर कभी सवाल आ गया तो एज इट इज लिख सकते हैं आप यहां से खोल के, लेकिन स्टैंडर्ड की अंग्रेजी छोड़ूं, सादा सादा अंग्रेजी सुने तो क्या बनेगी? नो प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड ऑफ लाइनिंग, प्रोविजन इसकी रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी? इसलिए कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं लायबिलिटी को। दूसरी बात, हाउएवर डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. Whenever a new lining will take place, the old lining will be disposed of and new lining will be separately recorded and it will be depreciated over a period of 5 years. तो हर साल नई लाइनिंग को कितने सालों पर डेप्रिशिएट करते रहेंगे? 5 सालों। चलें जी, क्या चीज? हाँ, क्वेश्चन में ये थोड़ी सी अब लॉजिक बताना ना, अगर 2-3 मार्क्स होंगे तो फिर ये बात लिखनी पड़ेगी। अच्छा जी, 11B पढ़ें जी। लीगल ऑब्लिगेशन एक आ गई है, लीगल ऑब्लिगेशन। ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी लाइनिंग करवाने की, ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी लाइनिंग करवाने की, ना किताब ना स्टैंडर्ड, खुदा का खौफ करें, क्या कर रहे हैं अपने पे जुल्म। 11B पढ़ें जी। रिफर्बिशमेंट कॉस्ट लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, बस पहली लाइन पढ़ के खत्म कर दें। एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड टू ओवरहॉल इट्स फैक्ट्री वंस एवरी, हर 3 साल बाद लीगल रिक्वायरमेंट है भाईजान, हर 3 साल बाद क्या लीगल रिक्वायरमेंट है बोले तो? ओवरहॉलिंग करवानी है आपने एयरक्राफ्ट की वंस एवरी। अच्छा, इस सवाल में ना इसने बताया नहीं हो हम कहां खड़े हैं। पिछले सवाल में इसने बताया हुआ था, पिछले सवाल में इसने क्या बताया हुआ था? पिछले सवाल में इसने बताया हुआ था कि 5 साल बाद रीलाइनिंग करवानी है, और हम अभी किस साल के एंड पे खड़े हैं? तीसरे साल के एंड पे खड़े हैं। इस सवाल में इसने बताया रिफर्बिशमेंट होती क्या है? अगर आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो रिफर्बिशमेंट होती है जहाज के सारे पुर्जे खोले जाते हैं और सारे पुर्जे एक दफा खोल के दोबारा जोड़े जाते हैं ताकि पता चल जाए कौन कौन सा पुर्जा इसका जो है वो खराब हो गया है, तो इसे कहते हैं रिफर्बिशमेंट कॉस्ट। एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ओवरहॉल, ओवरहॉल से समझ आ गया होगा, अगर रिफर्बिश से समझ नहीं आ रहा, टू ओवरहॉल इट्स एयरक्राफ्ट वंस एवरी 3 years। अच्छा, अब आप मुझे बताएं मजे की बात कि बिल फर्स्ट चले मैं तीसरे साल के एंड पे ही खड़ा हूं, मैं तीसरे साल के एंड पे खड़ा हूं, मुझे बताएं क्या रिफर्बिशमेंट अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है? जी बिल्कुल। अब मुझे टेंशन है क्योंकि मैं पीआईए का अकाउंटेंट हूं कि मुझे 3 साल पूरे हो गए हैं, अब मैंने जहाज को उड़ा दिया तो जहाज ने तो उड़ जाने, जहाज को तो कुछ नहीं पता ना, जहाज तो रात को आके लैंड किया, 31 दिसंबर को जगह जाने की सुबह जहाज में पेट्रोल डालें तो जहाज ने तो उड़ जाने। लेकिन अगर मैंने जहाज को उड़ा दिया तो इमरान खान मुझे उड़ा देगा और कहेगा भाईजान तुमने 50 सवारियों के साथ रिस्क लिया है, उसमें जो 50 सवारियां बैठी हुई थी उनकी जानों से तुमने खेला है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब आप मुझे बता दें क्या अगर बैलेंस शीट डेट पर मैंने रिफर्बिशमेंट नहीं करवाई, वैसे सवाल ना एक में जो आएगा ना उसमें लिखा होगा कि नो रिफर्बिशमेंट हैज टेकन प्लेस, अगर मैंने रिफर्बिशमेंट नहीं करवाई तो क्या मैं इसकी लाइबिलिटी बुक कर लूं या लाइबिलिटी बुक ना करूं? लीगल रिक्वायरमेंट मेरे पे है, लाइबिलिटी बुक कर लूं या ना करूं? एक्सीलेंट, लगता है कल स्मोक फिल्टर्स वाली क्लास आप लोगों ने ली है। इसकी लाइबिलिटी बुक ना करूं, हाँ मेरे पे लीगल ऑब्लिगेशन जरूर है, क्या मैं आप इसको अवॉइड कर सकता हूं एयरक्राफ्ट बेच के? अगर एयरक्राफ्ट ही किसी को बेच दूं तो फिर अगला खुद ही रिफर्बिशमेंट कराता रहेगा। कैन दिस लाइबिलिटी बी अवॉइडेड? और अगर मैं अगले साल चला भी देता हूं और हुकूमत मुझे पकड़ भी लेती है तो हुकूमत मेरे से फाइन मांगेगी या ये कहेगी 10 करोड़ रुपए की रिफर्बिशमेंट करो? फाइन मांगेगी ना, हुकूमत कहेगी आपने हमारे लॉ की वायलेशन किया, हमने कहा था पुर्जों को सेटमेंट किए बगैर आपने जहाज नहीं चलाना, लेकिन आप जहाज थे, आपने जहाज चला दिया। मुझे बताएं क्या ये लायबिलिटी अवॉइड हो सकती है? द एंटिटी कैन अवॉइड द एक्सपेंडिचर, द एंटिटी कैन अवॉइड द एक्सपेंडिचर। कैसे? बाय इट्स फ्यूचर एक्शन, बाय इट्स फ्यूचर एक्शन। अच्छा यार, आपके पास जेब में मोबाइल पड़ा है, वो गिर के टूट गया, अब वो गिर के टूट गया, अब आप लाइबल फील करेंगे मैंने इसको सही कराने? और भाई ना लाइबल फील करें, आपने किसी की तरफ लाइबल फील ना करें, आप एज इट इज भेज दें, आपकी मर्जी है, कौन आपको पूछने वाला है, आप एज इट इज भेज दें। हाँ आपका नुकसान हो गया, वो मुझे बात समझ आ रही है, आपका नुकसान हो गया, लेकिन ये कि किसी की तरफ लाइबल फील करें तो ऐसी बात नहीं है। द एंटिटी कैन अवॉइड द फ्यूचर एक्सपेंडिचर। फ्यूचर एक्सपेंडिचर क्या है? ओवरहॉल या रिफर्बिशमेंट? रिफर्बिशमेंट बाय इट्स फ्यूचर एक्शन, फॉर एग्जांपल बाय सेलिंग द एयरक्राफ्ट। अब आपको ये बात तो बुरी लगती है सर, अगर इन्होंने एयरक्राफ्ट बेचना ही था तो कारोबार क्यों कर रहे हैं पीआईए वाले? बहरहाल स्टैंडर्ड कहते हैं इसी तरह सोचा करेंगे। अगर आज मैं जहाज बेच दूं, वैसे तो मैं जहाज बेचता नहीं हूं, लेकिन अगर आज मैं जहाज बेच दूं तो क्या मैं ये लाइबिलिटी अवॉइड कर सकता हूं? तो यार आज आके ना
वो 4 बातें सुन लें आप। नंबर 1, स्मोक फिल्टर नहीं लगाए तो कारोबार बंद कर सकते हैं फिल्टर लगाए बगैर? फाइन देना पड़ सकता है। स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दी, क्या ट्रेनिंग दिए बगैर कारोबार बंद कर सकते हैं? कर सकते हैं। तीसरी बात, चिमनी की लाइनिंग नहीं लगवाई, क्या लगवाए बगैर चिमनी बेच सकते हैं? एयरक्राफ्ट को रिफर्बिश नहीं करवाया, क्या रिफर्बिश कराए बगैर बेच सकते हैं एयरक्राफ्ट? तो बेच सकते हैं, अगला बंदा खुद करवाए। नो लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड। द कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग आर रिकॉर्डेड एज अ प्रोविजन, द कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग आर नॉट रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी फॉर द सेम रीजन एज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग। कहते रीजन ऊपर जाके पढ़ लो, रीजन इसकी वही है। इट इज नॉट अ लायबिलिटी इन एग्जांपल 11A की रोशनी में। इवन अ लीगल रिक्वायरमेंट टू ओवरहॉल डज नॉट मेक द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल अ लायबिलिटी। इवन लीगल रिक्वायरमेंट भी अवॉइड हो सकती है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी नहीं करते तो फाइन पड़ता है, ना कि रिफर्बिशमेंट का करोड़ रुपया का खर्चा आपको करना पड़े, बिकॉज नो ऑब्लिगेशन। अच्छा ये जरा मुश्किल इंग्लिश हो जाती है, इसको छोड़ दें, इसको काट दें। जो चीज समझ नहीं आनी उसे फिर पढ़ना क्यों? और आखिर में उसने वही बात लिखी है, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग अ provision, the depreciation of aircraft takes accounts of the future incidence of maintenance cost, that is an amount equivalent to expected maintenance is depreciated over 3 years। हर साल आप मेंटेनेंस को 3 साल पे डेप्रिशिएट करते रहे, अगर मेंटेनेंस मेजर है, मटेरियल अमाउंट है। अब 4 चीजें बता दें जो हमने पढ़ी हैं, जिससे मिलती जुलती कोई चीज पेपर में आ जाए। नंबर 1, स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए, चाहे लीगल रिक्वायरमेंट वायलेट हो रही है, कोई मसला नहीं, स्मोक फिल्टर की लायबिलिटी रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि अभी तक फिल्टर खरीदे नहीं। अच्छा आगे चलें, स्टाफ को ट्रेन नहीं किया, कोई मसला नहीं, जब तक ट्रेन किया नहीं तब तक लायबल फील ना करें। तीसरी बात, लाइनिंग जब तक करवाई नहीं तब तक लायबल फील ना करें। अगर करवा ली और पैसे नहीं दिए और रिफर्बिशमेंट का टाइम आ गया फिर भी जहाज चलाए जा रहे हैं, तो रिफर्बिशमेंट के लिए लायबल फील ना करें, बल्कि उसके फाइन के लिए लायबल फील करें। हाँ डेप्रिसिएशन वाली बात भी कर देना, सेल वाली तो कर ही सकते हो हर जगह। और एक चीज मुझे बताएं, अगर कोई बंदा है जिसके एम्प्लॉइज की डेथ हो गई है ड्यूरिंग एनी फायर, वो अगर बिजनेस बंद कर भी दे तो कैन ही अवॉइड द लायबिलिटी बाय फ्यूचर एक्शन? फ्यूचर में कोई एक्शन करके लायबिलिटी अवॉइड कर सकते हैं? नहीं। वो कारोबार बेच भी दे तो लोग आगे क्या कहेंगे? ओके अच्छा जी, हमने ये 2 कॉन्सेप्ट्स अलग अलग पढ़े थे। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनफ्लो वाला, पैसे आ रहे थे, और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आउटफ्लो वाला, जिसमें पैसे जा रहे थे। पैसे आ रहे थे और दूसरे में पैसे जा रहे थे। अच्छा मोहतरम, दोनों सूरतों के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था अलग अलग रूल है। अगर हमारे खिलाफ केस हुआ है तो अलग रूल है, और अगर हमने किसी के खिलाफ केस किया है तो अलग रूल है। अच्छा ऐसा कभी हो सकता है कि इनका अलग अलग सिनेरियो हमने किया था। हमारे खिलाफ केस कब हुआ था? जब एम्प्लॉइज की डेथ हो गई थी, याद है? एग्जाम्पल 6 में हमारे खिलाफ केस हुआ था। तो क्वेश्चन 6 की मैं हेडिंग बना सकता हूं आउटफ्लो, यानी हमने एम्प्लॉइज को पैसे देने थे। याद आ रहा है? क्वेश्चन 6 पेज नंबर 5, खरीद लें प्लीज बुक्स। और क्वेश्चन 5 क्या था? इनफ्लो। डन? क्लियर? अच्छा जी, मैं ये अब आपसे पूछने लगा हूं कि हमने जनरल टायर के खिलाफ केस किया था कि टायर खराब है, तब तो होंडा को पैसे आने थे, और अगर हमारी फैक्ट्री में एम्प्लॉइज की डेथ हो गई तो पैसे हमारे पास से जाने थे। मेरा आपसे यह सवाल है, इज इट पॉसिबल कि एक ही केस हो उसमें पैसे आने भी हों और जाने भी हों? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल कि एक ही केस है उसमें पैसे आने भी हैं और अब फिर ये वाले रूल लगेंगे या ये दोनों किस्म के रूल लगेंगे? ये मैं घर से नोट करके लाया। मुगल आजम मैरिज हॉल है, मुगल आजम मैरिज हॉल में बारातियों ने आके खाना खाया और 10 बाराती मर गए। खाना खाने से 10 बाराती मर गए। अब आप मुझे बता दें, नहीं ज्यादा खाना वजह नहीं थी, वो वजह मैं बताऊंगा। तो बाराती जब मर गए मुगल आजम में खाना खाने की वजह से, तो बताएं अब मुगल आजम किसकी तरफ लायबल फील करेगा? बारातियों के वर्षा की तरफ लायबल फील करेगा। सादा सादा सी बातें हैं, कोई स्टैंडर्ड की बातें नहीं कर रहा। तो हम इसकी तरफ अपने आप को क्या फील करेंगे? यानी हमारा आउटफ्लो होगा। तो हमारा इस तरफ क्या होगा? बोलें आउटफ्लो, पैसे जाएंगे। और सिमिलरली अंदर बात ये पता चलेगी कि रशीद मुर्गी वाले ने मुर्गी की जगह मुर्गी खराब वाली सप्लाई कर दी थी। मुर्गी खराब वाली सप्लाई कर दी थी। खराब वाली अच्छे लफ्ज़ बोला करो। खराब मुर्गी सप्लाई कर दी थी। क्या जब हमारे खिलाफ केस होगा कि तुम लोगों ने खाना में कोई गड़बड़ की थी जिसकी वजह से मसला हुआ, तो हम कहेंगे हमने बनाने में मसला नहीं किया था, इन्होंने मुर्गी सप्लाई करने में मसला किया था। अब बता दें, जब मुगल आजम इसके पास जाएगा और इसको जाके इंसिस्ट करेगा कि मैं तेरे खिलाफ केस कर रहा हूं, अब इसकी तरफ से पैसे मुझे आएंगे, तो इतनी सी बात समझ आ गई है कि अब यहां इन फ्लो होगा। तो किसके जूते पहने? मुगल आजम के। तो मुगल आजम ने किसको पैसे देने हैं?
बारातियों को किससे रीइंबर्स करवाने हैं। तो यहाँ पे हमारे रूल लगेंगे लाइबिलिटी वाले, आउटफ्लो वाले, और यहाँ हमारे रूल लगेंगे इनफ्लो वाले। और ये दोनों सिनेरियो जब इकट्ठे होके आ जाएं, इस सिनेरियो का नाम होगा रीइंबर्समेंट। खर्चा होगा हमारा बारातियों की तरफ, और हम लेने से किसकी कोशिश करेंगे। क्लियर? ओके, इस एग्जांपल को हम इग्नोर करते हैं। कस्टमर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर। आप एक रिटेल की दुकान पे गए, उधर जाके आपने कहा, आपने जाके कहा भाईजान ये मशीन कपड़े दूर की बात जराबे नहीं धो रही। 2 जराबें डाली थी, मशीन परेशान होगी, बंद होगी चलते चलते। तो ये मशीन कपड़े दूर की बात जराबें नहीं धो रही। रिटेलर ने कहा यार सॉरी यार, वेरी सॉरी यार, प्लीज मैं इंशाल्लाह आपको ना कुछ पैसे दूंगा, परेशान ना हो, रिफंड कर दूंगा या कुछ पैसे दे दूंगा या नई मशीन दे, वो मैं इंशाल्लाह कुछ करता हूं आपका। जैसे ही कस्टमर गया, रिटेलर ने फौरन फोन लगाया डॉलेंस को। डॉलेंस यार ये मशीनें बना रहे हो, इससे बेहतर तो मैं बना लेता बाल्टी एक। तो कोई खुदा का खौफ करो डॉलेंस, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, हम तुमसे मशीनें खरीद के आगे बेच रहे हैं और हम इधर अपनी बिस्ती भी करवा रहे हैं। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर अब किसकी तरफ अपने आप को लायबल फील करेगा। बैठ जाओ जल्दी, लायबल फील कर रहा है वो, बैठ जाओ जल्दी। तो मैन्युफैक्चरर किसकी तरफ फील करेगा। आप बताएं अगर रिटेलर के जूते पहने तो इससे पैसे आएंगे, इससे पैसे। अब ये हमारा खर्चा होगा रिटेलर का, ये हमारा खर्चा होगा। अब रिटेलर इसकी तरफ जब देख रहा होगा यार इसको पैसे देने पड़ेंगे, और रिटेलर जब इधर देख रहा होगा। क्लियर? अच्छा, अब इस पे हमारे कल वाले कौन से रूल लगेंगे, प्रोविजन वाले, और इस पे एसेट वाले। पेज नंबर 6 कौन सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने लगे, रीइंबर्समेंट। रिटेलर कंपनी एस्टिमेट्स दैट, एक रिटेलर कंपनी ने ये अंदाजा लगाया है, और रिटेलर कंपनी एस्टिमेट्स दैट, रिटेलर कंपनी ने ये अंदाजा लगाया है that it will cost 1 लाख to fulfill its obligations. It will cost 1 लाख to fulfill its obligations in respect of guarantees offered to its, डायग्राम ध्यान में आ रही है, दिखा दूं यार, इधर तो 1 लाख डाल दूं ना मैं, समझ आ रही बात। जरा इंग्लिश का फिक्रा पढ़ो भाई, चलो आप पढ़ दो जरा जल्दी से। A retailer company estimates that 1 लाख इसको खर्चा आ जाएगा आउटफ्लो to fulfill its liabilities, इसने अपने कस्टमर को गारंटी दी हुई है, उस पे कितना खर्चा आएगा, 1 लाख रुपए। द मैन्युफैक्चरर however, मैन्युफैक्चरर ने कहा रिटेलर टेंशन ना ले यार, तो फिर रो क्यों रहा है यार, हाथ दोगी, मैं हूं ना, पूरा डॉलर्स तेरे लिए बना हुआ है, सब्र कर, रिलैक्स कर गाय। however offers a guarantee to retailer, समझ आई। अब मैन्युफैक्चरर किसको गारंटी दे रहे हैं, रिटेलर को, भाई तू टेंशन ना ले, परेशान ना हो, जैसे आप फड्डा करके आ जाएं, चलें छोड़ें, आप फड्डा करके आ जाएं अपने दुश्मन से, तो अब्बू कहें बेटा मैं हूं, परेशान ना हो। अच्छा जी, तो मैन्युफैक्चरर यहां अब्बू का काम करेगा और रिटेलर को तसल्ली देगा, परेशान ना हो, वो कस्टमर आ भी गया तो मैं भी तुझे कुछ दे दूंगा, तो परेशान ना हो। यार ये ना मैं पॉइंट बी काट रहा हूं, अभी सिर्फ मैं ए सॉल्व करने लगा हूं। शो द जर्नल एंट्रीज assuming that entire 1 lakh is virtually certain of being received from manufacturer. 1 लाख रुपए मैन्युफैक्चरर से आना यकीनी है, वर्चुअली सर्टन। एक बात मुझे बताएं कि ये हमारी कौन सी साइड है, एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड है। इस पे वो जो सफा था समरी वाला, उसके ऊपर वाले रूल लगेंगे। और ये हमारी कौन सी साइड है, इस पे जो सफा था उसके, यार इनफ्लो के बारे में सवाल ने लिख दिया है, वर्चुअली सर्टन है, इनफ्लो वर्चुअली सर्टन है। काफी देर से मैं सोच रहा था कि कुछ नहीं आया आज, तो देख लो उसको, इनफ्लो वर्चुअली सर्टन है। और इनफ्लो कितना है बोलें, ये साथ वाले क्लास खत्म होने के बाद पूछ लें, ये आईएफ क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। अच्छा आपके लिए अलग क्लास होगी। अच्छा अब यार रिटेलर कंपनी ने अंदाजा लगाया है, इट विल कॉस्ट 1 लाख, इट विल कॉस्ट 1 लाख से आपको क्या लग रहा है, इट मे या इट विल, इसका मतलब है ये तो लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, ये तो लायबिलिटी प्रोबेबल है, बल्कि शायद वर्चुअली सर्टन के करीब ये भी पहुंचा हुआ है। तो बता दें हम लायबल फील किसकी तरफ कर रहे हैं, कस्टमर की तरफ,
और एंटाइटल्ड किससे? पहले ना एंट्री करेंगे, नंबर 1 लगाएं इस लाख की, फिर एंट्री करेंगे इस लाख की। ये लाख रिटेलर ने किसको देना है, और फिर बाद में जाके रीइंबर्स किससे करवाना है? अंग्रेजी पढ़ें। 1 लाख इज वर्चुअली सर्टेन ऑफ बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। चलें जी एंट्रीज बताएं। ये दोनों एंट्रीज में किसकी बुक्स में करने लगाऊं? रिटेलर की। इस ऊपर वाले लाख की एंट्री बताएं। अब मैं रुपीज इन 1000 में एंट्री कर रहा हूं, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और इसकी एंट्री बोलें यार इनकम बुक करनी है, इनकम बुक कर लें, खर्चा कम करना है, खर्चा कम कर लें। मैं खर्चा कम किया करूंगा, मैं खर्चा कम किया करूंगा। इनकम भी बुक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बेहतर है खर्चा कम कर दें। डन। तो ये अब आप नोट कर लें। पेज नंबर कौन सा चल रहा है? 6। कल आखिरी दिन है, कल किताबें चेक होंगी सबकी एंट्रेंस पे, गेट पे, एंट्रेंस पे। बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट सही है, अल्लाह आपको और ज्यादा तरक्की दी। अच्छा जी, भाई ने बिल्कुल अच्छा बात किया। भाई कहते हैं किताब लेना मेरे ऊपर लाइबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं सीए छोड़ दूं, ठीक है, यू कैन अवॉइड दिस थ्रू फ्यूचर एक्शन। नहीं यार उसको कॉन्सेप्ट समझ आया, आई रियली अप्रिशिएट, कभी कभी मैं अप्रिशिएट। अच्छा जी यार अब अगली बात आपने गौर से सुननी है। इसकी बैलेंस शीट मुझे बनवा दें रिटेलर की, और P&L बैलेंस शीट, और बोलें यार खर्चा कितना है, खर्चा कितना बुक किया, मेरे पीछे नहीं चुप गया, खर्चा कितना है 100 का, खर्चा कितना बुक किया और कितना उल्टा दिया, क्योंकि किसी से रिकवर हो जाने। जो खर्चा आप किसी पे डाल दें वो हमारा खर्चा तो नहीं, तू क्या बताने आ गया है? जो खर्चा हम किसी पे डाल दें वो हमारा खर्चा तो नहीं। तो ये वाला डेबिट इधर डालें, और ये वाला बता दें खर्चा कितना हुआ हमारा, क्योंकि हमने खुद खर्चा किया या किसी पे खर्चा डाल दिया तो हमारा नुकसान 0। लेकिन यार बैलेंस शीट में नेट नहीं कर सकते, अभी पढ़ाने लगा हूं आपको, बैलेंस शीट में नेट नहीं कर सकते। बैलेंस शीट में हाँ अदर इनकम रिकॉर्ड कर लो, अदर इनकम में भी अगर आप पोस्टिंग ऐसे करना चाहो तो आपकी मर्जी है। नेट करने की इजाजत है, नेट करने की इजाजत है, अलग अलग शो करने की भी इजाजत है, लेकिन P&L में मैंने नेट कर दिया, ज्यादा बेहतर है। अच्छा बैलेंस शीट में आओ, करंट एसेट्स में कितना आएगा, रिसीवेबल कितना 100, और करंट लाइबिलिटीज में प्रोविजन कितनी जी 100। इनको नेट नहीं कर सकते, अभी आपको स्टैंडर्ड की अंग्रेजी पढ़ाने लगा हूं, इनको नेट नहीं कर सकते। ये किससे रिसीव करने हैं, मैन्युफैक्चरर से। ये किसको देने हैं, ये बुक्स किसकी हैं, रिटेलर की। नोट किसकी बुक्स पे हो रहा है, आपकी। जल्दी करें क्या ये 2 एंट्रीज नेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये सारी डिस्कशन अभी मैं पढ़ाने लगा हूं, सारी डिस्कशन अभी मैं पढ़ाने लगा हूं। हमने कहा नेट कर दिया है P&L में, कहा नेट नहीं किया, क्योंकि हम हैं, हम स्टैंडर्ड पढ़े बगैर काम कर रहे हैं। जाके देखते हैं स्टैंडर्ड क्या कहता है। ओके वेयर सम और ऑल एक्सपेंडिचर। अच्छा हमें सम रीइंबर्स हो रहा है या ऑल, हमें पूरा 100 रीइंबर्स हो रहा है या 100 से ज्यादा, पूरा 100 या 100 से कम, पूरा 100। वेयर ऑल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना था वैसे हमारा, एक्सपेंडिचर ओ वो वाला देखना है आपने। वेयर एक्सपेंडिचर, वेयर सम और ऑल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ लायबिलिटी, वेयर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ लायबिलिटी, इधर आ, वेयर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ लायबिलिटी। ये एरियल व्यू देखें इसका ऊपर से, वेयर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ लायबिलिटी। ये स्टैंडर्ड का पैरा 53 है, पार्ट ए में मिलेगा आपको, A2 में। वेयर ऑल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अप लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड बाय एन अदर पार्टी। अदर पार्टी यहां कौन है, मेन्यू। द रीइंबर्समेंट शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन एंड ओनली व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट रीइंबर्समेंट विल बी। जाहिर बात है वर्चुअली सर्टेन होगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे, वरना तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बताएं जी, वर्चुअली सर्टेन था रिसीव होना, उसने मुंह से बोल दिया मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो इसको एसेट बुक करनी है। और आपको याद है ये जो रिसीवेबल बुक करने की शर्त मैंने बताई थी, वर्चुअली सर्टेन होगा, अगर प्रोबेबल होगा तो फिर नहीं करेंगे, फिर कॉन्टिंजेंट एसेट बनेगा। पढ़ रही हैं घर जाके स्टैंडर्ड को, टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है, रिसीवेबल कंटिंजेंट। तो इधर रिसीवेबल बुक होगा जब एंटिटी ऑब्लिगेशन सेटल करेगी,
The reimbursement shall be treated as a separate asset. The reimbursement shall be treated as a, किसने पैसे लेने हैं? रिटेलर ने। किससे? द रिसीवेबल इज अ सेपरेट एसेट। नेट नहीं कर सकते। द रिसीवेबल इज अ सेपरेट एसेट। द अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर रिसीवेबल, ओहो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने अगली मिसाल में देना आपको। अच्छा, इन एसोसियाई सॉकी P&L, इन P&L द खर्चा रिलेटिंग टू प्रोविजन, इन P&L द खर्चा रिलेटिंग टू प्रोविजन, द खर्चा रिलेटेड टू प्रोविजन may be presented net of reimbursement, may be presented net of, द खर्चा may be presented net of reimbursement। बोले तो खर्चा कितना है? 100 और वापस कितना मिल जाना है? 100। इसको हमने नेट करके प्रेजेंट कर दिया, या कि यूजर को नजर आया खर्चा है ही नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, यूजर को नजर आ रहा खर्चा है ही नहीं, लेकिन रिसीवेबल पेएबल को नेट, समझ आ गई बात? ओके। एक ऑप्शन ये भी है मोहतरम, ये गलत नहीं होगी कि आप खर्चे में डाल दें 100 रुपया, तो इनकम में डाल दें 100 रुपया, ये इसकी इजाजत है, इसमें कोई मसला नहीं, बेहतर है आप नेट करें, स्टैंडर्ड करें। अच्छा यार मुझे ये बताएं, सखावत का नाम सुने? ये कोई बाजी नहीं है, वैसे जो सखावत जिस टर्म में यूज होता है वो पूछ रहा हूँ। सखावत का नाम सुने? सखावत। अच्छा यार, मैन्युफैक्चरर को, और इधर देख, मैन्युफैक्चरर को रिटेलर का रोना बहुत ज्यादा दिल पे लगा, चुभा। मैन्युफैक्चरर ने कहा और जा यार शहजादे 120 मेरी तरफ से। सखावत 120 हैं दुनिया में सखी लोग, दाएं बाएं वाले को देखें, हैं दुनिया में सखी लोग। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरर क्या सखावत शो कर सकता है कि यार जा यार टेंशन ना ले, ओए कितना खर्चा हुआ है? 100 रुपया, चल ये पकड़ 120, जा यार मजे कर, रिलैक्स कर, परेशान ना कर, परेशान ना हुआ कर, मेरे पास ये पकड़ 120। इज इट पॉसिबल? ओके, सिनेरियो भी पढ़ेंगे। ओहो, एन अमाउंट ऑफ 1 लाख, ये 1,20,000 सुन के रिटेलर की बातें खिल गई। 1,20,000 इज कंफर्म ऑफ बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम, लेकिन भाईजान ऊपर वाली रिक्वायरमेंट नहीं बदली, ऊपर लाख ही लिखा हुआ है। आप बता दें हमने, हमारे दिल में प्रोविजन या लाइबिलिटी कितनी बुक होनी चाहिए? लाख, और कंफर्म कितना रिसीव होना? 1,20,000। ये किससे बुक होना चाहिए? मैन्युफैक्चरर से। किस मद में? रिसीवेबल की मद में। अब जरा मुझे ये आपने डेटा लिखवाना है दोबारा सारा। मुझे बताएं जी, यहां पर सवाल का डेटा मैं यूज कर रहा हूं, मैं स्टिल कस्टमर को कितने पैसे देने हैं? मैं रिटेलर हूं, चरर से कितने आने हैं? 120। 100 की एंट्री 100 से कर दूं। जब आपने ये एंट्री की 120 की कि मैंने 120 लेने हैं मैन्युफैक्चरर से, तो स्टैंडर्ड बड़ा आ गया। ये तो क्वेश्चन का डेटा है, स्टैंडर्ड बड़ा आ गया। स्टैंडर्ड हमारी छपेट छपेट, स्टैंडर्ड कहते हैं ना 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 पुत्र, नहीं 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 नहीं, कहते नहीं, कहते हैं द अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर रीइंबर्समेंट शैल नॉट बी ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ प्रोविजन। रीइंबर्समेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, हाँ वो कह रहे सखावत शो कर रहे हैं, आप रिसीवेबल अभी बुक ना करो, जब कभी बाकी 20 देगा इनकम में डाल लेना, बाद की टेंशन है, वो बाद की बात है। फिलहाल द अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर रिसीवेबल shall not be greater than provision। अच्छा जी मुझे बताएं, the amount recorded for receivable shall not be greater than, अभी अगर मैं 120 लिख देता तो ग्रेटर हो जाती, इसको मैंने बदला, ये क्वेश्चन का डेटा है, ये तो मैंने 120 क्वेश्चन से उठा के दिया, लेकिन एंट्री अब मैं कैसे करूंगा? बोले एक्सेलेंट। नहीं नहीं यार अभी कैश नहीं आया, कैश की टेंशन ना लो, अभी ना उसने सिर्फ वादा किया कि मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं 20 कुछ नहीं करना, उसने कहा है एन अमाउंट ऑफ 120 इज वर्चुअली सर्टन ऑफ बीइंग रिसीव्ड या रिसीव्ड, यानी 120 तो मैं दे दूंगा। अब असल में होता पता है क्या, ये वादा कर लेते हैं तुम्हें 120 दे दूंगा, फिलहाल हम रिसीवेबल बुक कर लेते हैं 100 का, अब अगले साल जब वो 120 ले आता है ना, तो फिर हम 120 डेबिट करके 100 रुपए से रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं, बाकी 20 रुपए की खुशी को अगले साल रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो लेके आएगा। तो फिलहाल आप रिसीवेबल कितना बुक करें? 100। क्लियर? तो एक तरह की हमने दीवार से खींच दी। क्या दीवार खींच दी? अब्बू ने बेटे को कह दिया बेटे घर से बाहर नहीं जाना, यानी लायबिलिटी जो आपने बुक कर ली है उससे ज्यादा रिसीवेबल बुक नहीं करना। बाकी रिसीवेबल 20 रुपए का नहीं रिकॉर्ड किया, उसको देखी जाएगी इंशाल्लाह, जब कभी मिला हमें इंशाल्लाह तब इनकम में डालेंगे। एक मिनट, पहले मुझे आप P&L बैलेंस शीट बनवा दें। बनवाएं जी। खर्चे में कितना डाला? आप लोगों की आंखें यहां गई थी जब मैंने पूछा था खर्चे में कितना डाला। खर्चे में कितना उल्टाया? 100।
रिसीवेबल कितना बुक किया? अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन, अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन। लायबिलिटी कितनी बुक की? पहले इससे पता चला में आपने ये एंट्री क्या करनी है। इस एंट्री की जो अमाउंट होगी 100 रुपया, तो ये एंट्री इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ जी बिल्कुल यार, ये तो 100% वही सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन मैं आपको दिखाऊं कहां है। सोल्यूशन तो ये है, सोल्यूशन तो ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया वो है ना, तो सोल्यूशन तो सारा वही हो गया। आ जाके फिर दोबारा डन। लेकिन इसे 120 का ना बदलिएगा, ये तो सवाल का डेटा था 120, लेकिन हमने 120 की बजाय काट के कितना बुक किया? 100। डन। फिर आप P&L में डाल दें बाकी 20 में। हाँ 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 ठीक के रखें, फिर आप बाकी खर्चे में डाल दें अपने। नहीं नहीं, अगर रिसीवेबल वो कहीं ही 80, अगला साल में कराने लगा बोला। अच्छा यार, रिसीवेबल बुक करने की एक शर्त बता दें, रिसीवेबल बुक करने की एक शर्त बता दें। अगर वर्चुअली सर्ट, अगर मैन्युफैक्चरर मुंह से, आपको ये तो याद है ना, ये तो एसेट के लिए वैसे ही कल हमने रूल पढ़ा था कि एसेट का रिकॉर्ड हो सकता है एसेट या वर्चुअली सर्टन। नाभा पावर लिमिटेड, बड़ा मजे का सवाल है। नाभा पावर लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। फॉलोइंग इश्यूज आर अंडर, इन इश्यूज पे बहस चल रही है, मशवरा आपका मांगा है। ऑन 15 मई 2017 an explosion occurred at one of NPL's factories. Several claims were filed by employees. Several claims were filed by employees. Employees ने claim file किए। तो बता दें हमारे खिलाफ केस हो रहा है या हम किसी के खिलाफ केस कर रहे हैं? जब धमाका करने वाले हमारी फैक्ट्री है तो हमारे ही खिलाफ केस होना है ना, हम धमाका करेंगे तो हमारे खिलाफ ही केस। अच्छा जी, ये हो गया एनपीएल। इधर कस्टमर डालू एम्प्लॉइज, उसी तरह का सिनेरियो बनने जा रहा है। समझ आ रही है पार्टीज? 3 मिसालें हमारी हो गई हैं, एक मैरिज हॉल वाली, एक मैं दरमियान वाले डब्बे का नाम बोल रहा हूं सिर्फ, एक मैरिज हॉल वाली मिसाल हो गई है, एक रिटेलर वाली मिसाल हो गई है, एक एनपीएल कंपनी वाली मिसाल करने लगे। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। अच्छा फिलहाल मुझे बता दें कौन से वाले रूल लगाने लगे आप? आउटफ्लो वाले, फिलहाल लाइबिलिटी वाले रूल लगाने लगे। तो अभी जब हमारे खिलाफ केस हुआ है तो फिलहाल मैं सिर्फ पेज 4 पे कौन से रूल जहन में रखूं? लाइबिलिटी वाले रूल। डन 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 डन। सात इंजर्ड एम्प्लॉइज मेड क्लेम्स बिफोर 30 जून एंड फर्दर 3 इंजर्ड एम्प्लॉइज लॉन्च क्लेम इन जुलाई। ये ना IS 10 का कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप छोड़ दें कि कितने एम्प्लॉइज कब आए। ये IS 10 का कॉन्सेप्ट है, कल इंशाल्लाह IS 10 हमने शुरू करके खत्म भी कर देना है और फिर परसों IS 37 की तरफ हम वापस आ जाएंगे। IS 10 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस वही IS 10 है पूरा, तो कल इंशाल्लाह IS 10 हम पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे बस ये बता दें आप कि पहले कितने आए बाद में कितने आए, इस टेंशन में ना पड़े। मुझे बताएं कितने एम्प्लॉइज ने हमारे खिलाफ केस किया? 10 एम्प्लॉइज ने हमारे खिलाफ केस किया। कुछ पहले आ गए, कुछ बाद में आ गए, आए तो कितने? 10 एम्प्लॉइज। अकॉर्डिंग टू लॉयर, जब एम्प्लॉइज आए होंगे तो हमने अपने लॉयर को फोन लगाया होगा। The probability that NPL would be determined negligent is 80%. The probability that NPL would be negligent is high chance. The probability that we will be liable is 80%. केस हारने का चांस कितने परसेंट है? बताएं, हाई चांस है केस हारने का या लो चांस है? तो 80% का मतलब क्या लूं? प्रोबेबल है केस हारना या पॉसिबल है? यार ये अल्फाज बोलें आप लोग प्लीज। केस हारना प्रोबेबल है या पॉसिबल है? प्रोबेबल है तो एंट्री करनी पड़ेगी। वो जो भाई प्लीज ये खुदा के लिए इस डब्बे को जाकर रिवाइज करना, कोई ऐसी बात ना करो। एसेट साइड में ये होता है कि प्रोबेबल पे एंट्री नहीं होती, वर्चुअली सर्टेन पे एंट्री होती है। इधर तो प्रोबेबल पे भी जनरल एंट्री हो जाती है। प्लीज इजी मत लें स्टैंडर्ड को। भाई ने सवाल पूछा है, मैं परेशान हो गया हूं, इस डायग्राम को जाके रिवाइज नहीं किया मुझे लगता है आपने, लेकिन अब मैंने दिखा दी डायग्राम, आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन कल से सुस्ती नहीं करनी, सुस्ती को चुस्ती से बदलो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एनपीएल्स लॉयर द प्रोबेबिलिटी दैट एनपीएल वुड बी डिटरमिन्ड नेग्लिजेंट इज, लिखें हाई चांस और लिखें प्रोबेबल। प्रोबेबल है केस हार जाएंगे या पॉसिबल है? प्रोबेबल है। इफ एनपीएल इज फाउंड नेग्लिजेंट, और अगर केस हार गए, इफ एनपीएल इज फाउंड नेग्लिजेंट the estimated average cost per payout is 1 million। पर पेआउट का मतलब बताएं। 7 जमा 3 टोटल कितने एम्प्लॉइज आए हैं? 10। तो 10 एम्प्लॉइज आए हैं, हर एक को कितने देने पड़ेंगे? 1 मिलियन। डन।
3 ईयर एंड के बाद आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हादसा तो हमारे साल से पहले हो गया था ना, तो 3 ईयर एंड के बाद आए से कोई फर्क नहीं पड़ता। IS 10 जरा आप मुझे पढ़ा लेने कल, फिर इंशाल्लाह इस सवाल को शायद मैं आपको आंसर कर सकूं बेहतर तरीके से। तो मैंने कहा फिलहाल इस चक्कर में आप ना पढ़े कितने ईयर एंड से पहले आए कितने ईयर एंड के बाद आए, हादसा तो हमारे साल हो गया था ना। ओके बोलें जी इसकी एंट्री यार जल्दी बताएं, एंट्री आपने पढ़ लिया यार, हाथ दोगे एंट्री जल्दी बताएं। एक्सपेंस डेबिट, एंट्री तो भी पढ़ी हमने, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। हाँ जी हजार, कितने एम्प्लॉइज ने आने हैं? 10 एम्प्लॉइज ने, 7 हमारे साल आगे 3 अगले साल आगे, टोटल कितने एम्प्लॉइज? 10। अभी IS 10 नहीं पढ़ाया ना, तो अगले साल जो एम्प्लॉइज आए समझ लें बस आ गए 10 एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉय को कितना देने? 1 मिलियन, टोटल 10 मिलियन। ये पहली एंट्री होगी हमारी। अगली एंट्री पॉइंट 1 को ना 3 से मिला के पढ़ें। 80% ऑफ ऑल पे आउट्स आर रिकवरेबल। 80% ऑफ ऑल पे आउट्स आर, ऑल का मतलब है पॉइंट 1 वाले भी 2 वाले भी, ऑल 80% ऑफ ऑल पे आउट्स। अभी पॉइंट 2 में भी कोई पे आउट्स आएंगे, 1 में भी आएंगे, तो 1 में तो आ गए हैं। 80% ऑफ, मुझे ऑल के लफ्ज से पता चला कि ये एडजस्टमेंट दोनों में मिल रही है। 80% ऑफ ऑल पे आउट्स आर रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, आर रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब आप बनाएं इंश्योरेंस कंपनी यहां पे, अब हम मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएंगे, हमने शायद इंश्योरेंस करवाई हो, तो हम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जाएंगे और इससे हमें पैसे, लेकिन यार अब वर्चुअली सर्टन होना जरूरी है। मुझे बताएं इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम उसे टाइमली देते रहे तो क्या हमें इंश्योरेंस क्लेम दे देती हैं? बिल्कुल दे देती हैं, उनका काम ही पैसे देना है। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा है, भाई ये रिकवर कर लो पैसे, ये मेरे से रिकवरेबल है, आ जाओ रिकवर करो, 80% पैसे मैं आपको देने को तैयार हूं। क्लियर? रिकवरेबल को मैं लूंगा मोहतरम वर्चुअली सर्टन। रिकवरेबल को क्या लिया जाएगा? वर्चुअली सर्टन। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, मेरे से ये पैसे ले लो, इट इज वर्चुअली सर्टन कि ये पैसे दे देगा। अच्छा भाई अब आपको बात समझ आई कि ये जो रिकवरेबल है इस पे कौन सी साइड लगनी है। आप जब एम्प्लॉइज की बात हो रही थी तो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई थी, जब एम्प्लॉइज की बात हो रही थी मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई थी, और जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने की बात है तो इसकी मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं वर्चुअली सर्टन की, इस पेज पे आपको पढ़ाई नहीं थी। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे, कंपनी रीच एन एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी टू रिसीव एन अमाउंट, इसको आपने वर्चुअली सर्टन में डालना है। अब बता दो जी ये पैसे हमने शौकत मुर्गी वाले से लेने हैं या इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं? लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एग्जैक्ट 10 भी नहीं दे रही, सखावत शो करके 12 भी नहीं दे रही। गेटिंग द पॉइंट? इधर तो लाख के खर्चे पे पहले सिनेरियो में लाख मिल रहा था और दूसरे सिनेरियो में लाख के खर्चे पे 1 लाख, लेकिन इधर उल्टी बात हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा 10 भी नहीं दे रही, 10 से ज्यादा भी नहीं दे रही सखावत। इंश्योरेंस कंपनी यहां ना बराबर दे रही है ना सखावत शो कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी कंजूसी शो कर रही है। क्लियर? मुझे ना पहले ऐसा करें सवाल का डेटा लिखवा दें, यहां 10 रुपए लिख दूं और यहां 8 रुपए लिख दूं, परेशान तो नहीं होंगे? 8 रुपए कहां से आए हैं? 10 का कितने % दे रही है? 80%। अब यार मुझे एंट्री करवाएं, रिसीवेबल डेबिट और खर्चा क्रेडिट कितने से? 8 से। ये 8 वर्चुअली सर्टन है। अब मैंने आपसे 4 सवाल पूछने लगा हूं, आपने 4 के जवाब देने हैं। रिसीवेबल कब बुक करेंगे? इतनी चीजें बात में रखें, रिसीवेबल कब बुक करेंगे? मैक्सिमम रिसीवेबल कितना बुक हो सकता है? ओहो भाई 80% कह रहे हैं आप लोग, मुझे अपना जवाब दें। जितनी प्रोविजन है, जितनी, उससे ज्यादा बुक नहीं हो सकता, उससे कम बुक हो सकता है। तीसरे सवाल का जवाब दें, इन दोनों को नेट कर सकता हूं 10 और 8 को? इसको सेपरेट एसेट शो करने या इससे नेट करके? अगर सेपरेट एसेट शो करने तो अज्यूम्ड बात है इसको सेपरेट लायबिलिटी शो करेंगे। अब 4 रूल जरा रिवाइज करवाएं। रिसीवेबल कब बुक करना है? दूसरा, रीइंबर्समेंट मैक्सिमम कितनी रिकॉर्ड हो सकती है? जितनी प्रोविजन है, जितनी एक्सपेंस जितनी प्रोविजन है। तीसरी बात, एक्सपेंसेस नेट रिसीवेबल शैल बी शोन एज अ सेपरेट एसेट। बनाई। सेकंड नंबर एडजस्टमेंट पहले पढ़ा देता हूं मैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 और 3 अभी हम कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं एनपीएल की। गुस्सा नहीं, ऐसी शुगर करना तेरे से गुस्सा करके मैंने क्या करना है? प्राइस मिलने यार। P&L में ना ये पीछे तो नहीं छुप गया, खर्चा जाएगा 10, इनकम जाएगी 8 और नेट खर्चा कितना बुक होगा? 2 का। नोट कर लें।
जी मोहतरम, एसी ऊपर कर देना, हाँ क्या में है। अच्छा अभी तो 2 दिन है जुमे में। भाई आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो या हंस रहे हो? इसमें तो हंसी चली जाएगी रिकॉर्डिंग में। अच्छा यार, अब मैं आपको ना दुनिया की एक ऐसी मखलूक दिखाने लगा हूं कि हाँ वे हैरान हो जाएंगे। एडिशनल 4 एम्प्लॉइज मेड क्लेम बिफोर 30 जून सीकिंग कंपनसेशन फॉर द स्ट्रेस। कहते जब से धमाका हुआ ना ऐसे दिमाग घूम सा रहा है हमारा अंदर से। भाई कोई उंगली कटी है, कोई कुछ क्या हुआ है तुम्हें, कोई खून निकला है तुम, कहते कुछ नहीं, ये अंदर की बातें हैं। कहते हैं ऐसे ना स्ट्रेस सा महसूस हो रहा है जैसे जिंदगी जकड़ सी गई है, अपने अंदर ही मैं जकड़ा गया हूं। एडिशनल 4 एम्प्लॉइज ने आके ना टीम बना के ये हमला किया कि यार बहुत स्ट्रेस में हम रह रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, ऐसे ही रादर देनी। ओ इंजरी कोई नहीं हुई हमें, अल्लाह का शुक्र है सब सही है, लेकिन अंदर ही अंदर ना आग लग रही है हमारे। तो इंजरी हमें कोई नहीं हुई, लेकिन हमें क्या हो रहा है? तो ये खलाई मखलूक मैंने आपको दिखाई है 4 बंदे, फुल स्टॉप। बाहर के मुल्कों में शायद इनको ऑनर करते हैं, पाकिस्तान में पता नहीं, देखते हैं क्या बनेगा। इफ दीज क्लेम्स सक्सीड, अगर इनका दावा सच्चा साबित हो गया, घर वालों से जाके पूछेंगे, गालियां गुलियां दे रहे हैं आजकल, पहले नहीं देते थे, इसी तरह चेक होगा और क्या करेंगे। इफ दीज क्लेम्स सक्सीड, द एतजाज एहसन इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ईच पे आउट विल बी 0.7, 7 लाख हर एक को देना पड़ेगा, जिससे वो स्ट्रेस से रिलीज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोई टेंशन नहीं है, 7 लाख आ गया। होएवर, लेकिन अकॉर्डिंग टू लीगल, अच्छा सवाल देख के ना पेपर में हंसे नहीं जाना, ये चीजें भी सोचनी है। तो सवाल देख के आते हैं यार, बड़ा मजा आ रहा है सवाल पढ़ने का। However, according to legal advisor, the chance that these employees will succeed is 30%. उनके जीतने का चांस लो है। तो इसका मतलब यही है ना कि हमारे हारने का चांस लो है। इस लाइन का मतलब यही है। इज इक्वल टू लिखें, इज इक्वल टू we will lose, its chance is 30%. we will lose, अगर वो जीत रहे हैं तो हम हार रहे होंगे ना। तो however, according to legal advice, उनके जीतने का चांस 30% है। इस बात का क्या मतलब है? इज इक्वल टू बोंगी ना मारेगा, हमारे हारने का 70% है चांस, क्यों बोंगी ना मारिएगा। इट मींस आवर लूजिंग चांस इज 30%। अब बता दें यार, हमारे हारने का चांस कितने परसेंट है? 30% है। बता दें लो चांस है हमारे हारने का या हाई चांस है? लो चांस है हमारे हारने का। मजा आ रहा है स्टैंडर्ड का? नहीं आ रहा तो जाए बाय। अच्छा, इधर मैंने लिखवाया था 5 to 50%, 30% चांस है हमारे हारने का। आप बताएं क्या मैं जर्नल एंट्री करूं एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 4 लोगों की तरफ, या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करूं? किसी को ये याद हो कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के डिस्क्लोजर्स कितने हैं? 2। नंबर 1 आपने नेचर ऑफ इवेंट बतानी है और एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। ये डिस्क्लोजर 2 हैं, ये लफ्ज जरा सुन लें। नंबर 1 क्या बतानी होती है आपने? नेचर ऑफ इवेंट या डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, और दूसरा एस्टीमेट ऑफ। आज तौबा कर लें, कल वाले भी 2 सवाल आपने नहीं लिखे, मेजॉरिटी ने जाके लिखे हैं। आज जाके इनके सोल्यूशन खुदा के लिए देख लीजिएगा और उनको लिख लीजिएगा। क्लियर? ऑलमोस्ट अंग्रेजियां कल वाली होंगी, बस 1-2 लाइनें आज के सोल्यूशन में नहीं आएंगी। एसओसीआई में नेट जाना है और मैक्सिमम एसेट को रिसीवेबल अलग शो करना है। ये तो अंग्रेजी आज नहीं आई है, बाकी अंग्रेजियां कल वाली ही लिखनी है आपने। कल ये अलग अलग सिनेरियो किए थे या इकट्ठा सिनेरियो किया था? अलग अलग। आज इकट्ठा सिनेरियो क्यों हो रहा है? एक तरफ खर्चा हो रहा है, दूसरी तरफ किसी से रिसीव हो रहा है। अच्छा भाई आप बताएं, अब आप मुझे बता दें क्या बनेगा? खर्चा बोलें। 0.7 इंटू इज इक्वल टू 2.8। नो जर्नल एंट्री एग्री करते हैं या नहीं? बता दें फिर मैं आगे चलूं। नो जर्नल एंट्री कोई नहीं होगी। डिस्क्लोज एज, बोलें बोलें बोलें, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। डिस्क्लोज एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। डन। अगला सवाल मैंने आपसे पूछना है, अगर खर्चा डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट ही नहीं की तो रिसीवेबल लायबिलिटी तक बुक हो सकता है, तो लायबिलिटी तो बुक ही नहीं की। याद आ रही है? खर्चा डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट एंट्री की है या नहीं की? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट 2.8 होगी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी कैरिंग अमाउंट 0 होगी? कैरिंग अमाउंट 0 होगी, लेकिन बुक्स में जो है वो अंग्रेजी में बताया होगा कि 28 लाख देने पड़ सकते हैं। क्या इसकी कैरिंग अमाउंट 0 है लायबिलिटी की? तो जो लायबिलिटी ही बुक नहीं हुई, जो लायबिलिटी ही बुक नहीं हुई, the receivable shall be recorded up to maximum of provision. What is provision? साई की तरफ देखो, what is provision? अगर प्रोविजन 0 है तो फिर रिसीवेबल बुक करें
ये तो बड़ी महंगी सी बात होगी, लायबिलिटी की एंट्री कर नहीं रहे और उसको रिसीव करने की किसी से एंट्री कर रहे हैं। तो मोहतरम फिर इधर भी अब आप डिस्क्लोज ही करेंगे, इधर भी आप रिकॉर्ड एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा यार, इनफ्लो वर्चुअली सर्टन है, 0.3 पढ़ लेना, 80% ऑफ ऑल पे आउट्स आर रिकवरेबल। ये स्ट्रेस वाला भी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी अगर हम हार गए, लेकिन फिलहाल हमारा ख्याल है हम केस भी हारेंगे। अगर बिलफर्ज हम हार गए केस, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुंह से कह दिया ये भी दे दूंगी, तो ये आना तो वर्चुअली सर्टन है, लेकिन अभी तो हमारा ख्याल है केस ही नहीं हारेंगे। तो जब केस ही नहीं हारेंगे तो हम लायबल ही फील नहीं कर रहे, तो जब लायबल ही फील नहीं कर रहे तो रिसीवेबल बुक करें। बोले बोले बोले, जब लायबल रिसीव नहीं कर रहे तो बुक। पता चले बरातियों ने खुद ही ओवर ईटिंग की थी, उसकी वीडियोस लीक हो गई ओवर ईटिंग की। अब हम लायबिलिटी नहीं बुक कर रहे, तो शौकत मुर्गी वाले टेंशन ना ले, आप पे उन्होंने खादा सी, अन्ना खादा सी। ठीक है जी। तो अब आप बता दें, मैं अगर देखें मैं अगर लायबल फील नहीं कर रहा तो एंटाइटल्ड की एंट्री कर लूं? तो इसलिए इसको भी, लेकिन यूजर को डिस्क्लोज कर दें कि यार अगर हार गए तो पैसे आ सकते हैं। ये वैसे बता दें उन्हें, ये बता दें कि बस हार गए तो 28 लाख डूब गए हमारे। ये बताना चाहिए ना कि अगर हार गए तो 28 लाख चले जाएंगे और फिर इंश्योरेंस कंपनी 80% दे देगी, लेकिन हारने का चांस चूंस कोई नहीं है। तो इसलिए मोहतरम 2.8 का 80% इंश्योरेंस कंपनी से भी कोई नहीं आना होना, क्योंकि हमने इंशाल्लाह केस ही नहीं हारना। वैसे बनता कितना है? 2. इसको भी अगर आपने डिस्क्लोज करना है तो डिस्क्लोज कर दें, लेकिन इसको कम से कम जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। द रीजन इज द रिसीवेबल शैल बी रिकॉर्डेड अप टू मैक्सिमम ऑफ प्रोविजन एंड देयर इज नो, इट इज ओनली कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। डिस्क्लोज कर देना बेहतर है ना, स्टैंडर्ड भी यही चाहेगा, डिस्क्लोज करें। अच्छा यार, बैलेंस शीट में बता दें क्या जाएगा। और भाईजान कोई एंट्रीज नहीं हुई, बैलेंस शीट में क्या जाना है? ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? 2 और 3। बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं जाना ना, बैलेंस शीट P&L में तो कुछ जाना ही नहीं। ये बातें अंग्रेजी में लिखी होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या ये बातें P&L बैलेंस शीट के मुंह पे एंट्रीज के जरिए आ रही होंगी, क्योंकि पैसे हमारे केस हारने का चांस कोई नहीं है। जज साहब पाकिस्तान में स्ट्रेस पे पैसे दें, लॉयर कहते हैं नहीं यार बकनस हो, इनको ऐसे जाके दही वाले खिला देना, चारों को खुश हो जाना, इन्होंने स्ट्रेस इनका ऐसे ही निकल जाएगा। ओके, देखें साथ वाले ने नोट कर लिया, ये सुस्त बैठा हुआ है बंदा, कंसोलिडेशन में तो बड़ा हो रहा है। ओए एसआरई में क्रेडिट साइड पे क्या 3 लिखा हुआ है, उधर तो एक फिगर को नोट कर रहा होता था, वो तो लिफ्ट ही नहीं करना, इसलिए आई के 15 नंबर के सवाल दे रहे हैं इसमें से। और ये वो स्टैंडर्ड था जिसका इंट्रो का बच्चा भी इंतजार कर रहा था, कोई ऐसी चीज आए जिसमें मजा आए। सॉल्यूशन पढ़ेंगे पहले का और दूसरे का। इसके ना सॉल्यूशन लिखने का एक तरीका है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल तक बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं खुद याद करके एक दफा लिखें, आप उस सफे पे डिपेंडेंट ना हो। किताब में एक सफा है हाउ टू राइट डाउन इन पेपर, वो कहीं सफा है किताब में, ठीक है, वहां पे लिखने का तरीका समझा दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल आप इन सॉल्यूशंस को याद करके लिखें। As at 30/17 NPL should record a provision of 10 injured employees because at the balance sheet date the present obligation is past event. Past event क्या है? Injury suffered from explosion. NPL lawyer estimated probability of being declared negligent is, which is considered as high chance. Therefore, a provision should be made of 10 million. वो जो पहली एंट्री की थी हमने 10 मिलियन की। According to the terms of insurance policy, 80% of the cost is recoverable from, so it is virtually certain. कितने लोग कह रहे हैं हमें नहीं पता था, हमारे दिमाग में इतना कुछ है, ये अंग्रेजी में जो बोला जा रहा है, दिमाग में सारी बातें हैं ना। Is certain that reimbursement will be made. According to IS 37, LPL should record a separate asset of 8 million. In thus SOCI, provision may be presented net of reimbursement. SOCI में provision 10 रुपए की may be shown net of reimbursement. Reimbursement कितने की है? इसको नेट करके शो कर सकते। डन। अब कौन से वाले शहजादे हैं? खलाई मखलूक, जिनको क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर आग लग रही है इनको कि धमाका हो क्यों गया, हम क्यों इधर थे। As per legal advisor, there is only low chance that claims lodged against the company will succeed. So payment of is possible, not a present card is possible obligation. Consequently, NPL should disclose this amount as a, अच्छा डिस्क्लोजर कितने होते हैं? 2। नंबर 1 नेचर ऑफ इवेंट, और ये डाल दें, we will also disclose estimate of financial effect, ये है ना 2.8 million. We will also disclose contingent asset, receivable कर लें इसको, we will also disclose receivable from इंश्योरेंस कंपनी। कंटिंजेंट एसेट भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। ये डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अंग्रेजी में कहीं लिख के, जैसे प्रोविजन आ रही होंगी इनका नोट 37.1, ये इस टाइप का कुछ नोट आ रहा होगा, इसको दिखाऊंगा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रीस्ट्रक्चरिंग पेज नंबर 8, रीस्ट्रक्चरिंग।
नेस्ले ने 30 जून से पहले 28 जून को, 25 जून को, 26 जून को ये अनाउंस कर दिया। भाई बड़ा ही मजे का कॉन्सेप्ट है, पास पेपर का 4-5 नंबर का सवाल आ जाता है। नेस्ले ने 25 जून को, 26 जून को, 27 जून को अनाउंस कर दिया कि 30 सितंबर को तक या 30 सितंबर को हम पानी बनाना बंद कर रहे हैं। शर्म सी आती है पानी बनाते हुए, तो हम पानी बनाना क्या करने लगे हैं, बंद करने लगे। अब मोहतरम जैसे ही ये अनाउंस किया, तो अनाउंस करते ही फर्ज करें 28 जून को अनाउंस किया है, 3 महीने पानी बनाते रहेंगे ये लोग, जुलाई का सितंबर के एंड पे फैक्ट्री बंद कर देंगे। लेकिन अनाउंस कब कर दिया है, 28 जून। अब जो एम्प्लॉइज होंगे, फर्ज करें इस फैक्ट्री में 50 एम्प्लॉइज हैं, जो 50 एम्प्लॉइज जो है वो यहाँ पे नौकरी कर रहे थे पानी बनाने वाली फैक्ट्री में। मोबाइल वाले भाई, ये 50 एम्प्लॉइज जो है वो क्या कहेंगे, ये 50 एम्प्लॉइज कहेंगे भाई हम हड़ताल करने लगे हैं, और अगर आपने ये बंद कर दिया तो देखना आपके साथ करेंगे क्या। नेस्ले वालों ने कहा 50 बंदे चलो लाइन में लग जाओ। लाइन में लग गए 50 बंदे। रशीद तुम इधर आ जाओ, तुम साइड पे जाओ, अकरम इधर आओ, तुम भी इधर आओ। कितने बचे बाकी, 48। टोटल कितने थे, 50। रशीद और अकरम को साइड पे कर दिया, वो भी साइड पे खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी 48 एम्प्लॉइज को कहा जाएगा और लाख लाख रुपया पकड़ो निकलो। लाख, पूरा लाख, कसम से यार पकड़ाओ। अभी सारे एम्प्लॉइज भागते जाएंगे कि ठीक है यार 2-3 महीने नौकरी करते हैं, लाख रुपया पकड़ेंगे और चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं रिडंडेंसी कॉस्ट। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उन्होंने क्लास सुना होगा रिडंडेंट, लेकिन नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई मसला नहीं। रिडंडेंट क्या होता है, नौकरी से निकाल देना। वही दिन पूछ बैठा था टैक्स पढ़ा हुआ क्यों बोलते हैं, नहीं पढ़ा हुआ था छोड़। तो रिडंडेंट होता है नौकरी से, ये और पता टैक्स वालों को भी नहीं पता। अच्छा, तो रिडंडेंट होता है नौकरी से निकाल देना। अच्छा अब आप बताएं, वो आपने पूछा ही नहीं वो रशीद और अकरम का क्या बना। रशीद और अकरम का क्या बना, रशीद इधर आओ। रशीद तुम्हें ना ट्रेनिंग देके ना जूस वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, वो तुम्हारा जूस निकाल वो तुमसे आप काम लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन तुम्हें जूस डिवीजन का पता कोई नहीं, तो इसको ट्रेनिंग दिलवाते हैं और तुम्हें जूस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। अकरम सर मेरे लिए क्या हुक्म है। अकरम तुम्हें भी हमने निकाल रहे। देखो अकरम तुम्हें हमने निकाल दिया, इसी तरह ये है कि हम भी निकल गए, तो अकरम तुम्हें भी हमने निकाल रहे। अकरम तुम इधर आओ, तुम्हें जो है वो जो चॉकलेट्स बनती है ना, हाँ सर जहाँ चॉकलेट्स बनती हैं, तो अकरम तुम जो है ना वहाँ जो है वो चले जाओ, तुम्हें कंप्यूटर सिस्टम वगैरह और नई चीजें हम सारी ले देते हैं, और लोगों को ये भी बता देते हैं कि अकरम आज के बाद चॉकलेट डिवीजन में होगा। लोग पहले अकरम की पानी की डिलीवरी से इंप्रेस थे कि पानी बड़े जबरदस्त टाइम पे डिलीवर करते, तो लोग चॉकलेट की डिलीवरी से कितने इंप्रेस हो जाएंगे। तो लोगों को जरा एडवर्टाइज करके बता देते हैं कि हमने रीस्ट्रक्चरिंग की है, और उस रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से हमने अकरम को शिफ्ट कहां कर दिया है। अब मोहतरम मुझे बता दें, 48 लोगों को आपने लाख लाख रुपए कब देना है, 30 सितंबर को, जब वो क्या होंगे, रिडंडेंट होंगे। 48 लाख आपने उनको तब देने। मीनवाइल अगस्त सितंबर में या सितंबर के एंड पे अकरम को और रशीद को ट्रेनिंग वगैरह देने लग जाएंगे, नए सिस्टम उनको देने लग जाएंगे, नए दफ्तर उनको मिल जाएंगे, ये सारा खर्चा होगा। ये जो रशीद और अकरम पे खर्चा है ना, IS 37 कहता है इसको मैं नहीं डील करता, क्योंकि इसका ताल्लुक फ्यूचर बिजनेस से है। इसका ताल्लुक, क्योंकि इनको अपने बिजनेस में आगे आप कहीं और यूज कर रहे हो, तो इनको ट्रेन करना इस वजह से नहीं है कि पानी वाले डिवीजन से निकाला है, इनको ट्रेन करने की रीजन ये है कि इनको कहीं और यूटिलाइज कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड ने एक लिस्ट दे दी है, इसमें कौन कौन से खर्चे लाइबिलिटी बुक करनी है, कौन सी लाइबिलिटी बुक आज आके एक ही लाइबिलिटी आपने बुक करनी हुआ करेगी। जो 48 लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी तरफ अपने आपको, या रिडंडेंट हो रहे हैं उनकी तरफ अपने आपको लायबल फील करेंगे कि रिडंडेंसी के वक्त उनको आपने पैसे देने हैं। और ये सवाल पेपर में देखिएगा किस तरह आते हैं। सवाल पेपर में आते हैं अनाउंस हो गया हमारे साल से पहले और पे होने हमारे साल के बाद, इसीलिए हम लायबल फील कर रहे होते हैं। अब आज से ही हम 48 लाख अरेंज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 48 लाख अरेंज करके रिटायरिंग एम्प्लॉइज या रिडंडेंट एम्प्लॉइज को हमने पैसे देने हैं। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि आमतौर पे ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, ये होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। क्योंकि जब अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, कल भी आपसे बात की थी, जब अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं तो चीज़ों को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल सा हो जाता है। जब अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर चीज़ों को रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लीगल ऑब्लिगेशन तब हो सकती है जब हुकूमत आगे कह दे कि यार पानी बनाना बंद करो, वो फिर लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है। लेकिन आज तक ICAP सिर्फ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट करता है, लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, उनको तो हम कोई पैसे नहीं देंगे, इसलिए तो उसके लिए मैं कह रहा हूं लायबल फील ना करो उनकी लाइफ। एक मिनट सवाल आने दो। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स दैट मे फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ, जो किताब का सफा पूछ रहे हैं ना उसके चपेट मार के ये कहें, कई दफा इधर भी देख लिया करें। अच्छा, रिस्ट्रक्चरिंग के एग्जांपल्स बताएं क्या क्या हो सकती हैं, ये याद नहीं करनी आपने। स्टैंडर्ड का पैरा 70 है, कल इंशाल्लाह स्टैंडर्ड के पैराज में आपको दिखाऊंगा। कल बेशक ले आइएगा, पार्ट A2 लिख लें, पार्ट A2 का ले आइएगा। ये जो पैराज है ना 70, 72, ये आपको दिखा दूंगा स्टैंडर्ड में कहाँ है। सेल और टर्मिनेशन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस,
और बोले बोले रिस्ट्रक्चरिंग की एग्जांपल्स, पता चले ये एग्जांपल आई हो आपको पता ही ना चले ये रिस्ट्रक्चरिंग है। क्लोजर ऑफ अ बिजनेस लोकेशन इन अ कंट्री और रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम वन कंट्री टू, इस सबको रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। चेंजेस इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एलिमिनेटिंग अ लेयर ऑफ, कंप्यूटर आ गए तो मैनेजमेंट की एक लेयर को नौकरी से निकाल दिया। फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन, ये इधर चला जाए एम्प्लॉय, ये इधर चला जाए, ऐसे करो वैसे करो, फंडामेंटल दैट हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द नेचर एंड फोकस ऑफ एंटिटीज ऑपरेशंस। पैरा 72 आपने पूरा नहीं पढ़ना। अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइजेस ओनली व्हेन एंड व्हेन, ये आपने ना सॉल्यूशन में लिख के आया करना है। पैरा 72, अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइजेस व्हेन एंड ओनली व्हेन एंटिटी हैज अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर, बस आगे वाला छोड़ें, and it has raised a valid expectation in those affected। affect कौन होंगे बेचारे इससे? एम्प्लॉइज। तो ना ये दो बातें लिख लें, ये जो मैंने हाईलाइट किया, पेपर में खाली इतना लिखाना है, याद करना है आपकी मर्जी, ये स्टैंडर्ड खोल के लिखना है आपकी मर्जी है। पहले ये हाईलाइट कर लें। बताएं दी लाइबिलिटी बुक करने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा? फॉर्मल प्लान है, फॉर्मल प्लान ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग है, और उसके बाद वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है किनके माइंड में? आगे भी हाईलाइट करें, इट विल कैरी आउट रिस्ट्रक्चरिंग बाय स्टार्टिंग टू इंप्लीमेंट दैट प्लान और अनाउंसिंग इट्स मेन फीचर्स। या तो आप शुरू कर दें, आप सेल पे लगा दें अपनी मशीनें, या फिर आप एम्प्लॉइज को बता दें कि भाईजान आप जा रहे हो, ये एम्प्लॉइज जा रहे हैं, मेन फीचर जिसका अनाउंस करने लगे। तो अनाउंस कर दिया तो रिवर्स करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, 80 की हेडिंग है रिस्ट्रक्चरिंग में इंक्लूड क्या करना है, और 81 और 2 और 3 की हेडिंग है एक्सक्लूड क्या करना है। एक्सक्लूड क्या करना है? तो इस लिस्ट को भी शायद आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये स्टैंडर्ड में अवेलेबल होगी, और लेकिन आपने मेरे से समझना है, कोई सवाल समझना आया वो पूछ लेना है। पहले मैं 80 नहीं पढ़ा, पहले 81 पढ़ा हूं। आ रिस्ट्रक्चरिंग लायबिलिटी डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग। रीट्रेन किसको करना पड़ा था? रशीद को रीट्रेन करना पड़ा था, और रीलोकेटिंग, या एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ा था रशीद को। मार्केटिंग, तो जो अकरम आया था एक जगह से दूसरी जगह, तो मार्केट में हमने ऐलान किया था कि आज के बाद अकरम इस डिपार्टमेंट को देखेगा, लोग बड़े खुश हो गए थे, यार एक रिलायबल बंदा इधर आ गया। मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम। अब जाहिर बात है ये लोग आएंगे, नए लैपटॉप्स मिलेंगे, नई चीजें मिलेंगी चीजों को संभालने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, और हो सकता है इनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाड़ियां वगैरह दी जाएं कि यार अब आप सामान सप्लाई किया करें, आपके लेवल पे काम होगा तो ज्यादा हमारा अच्छा काम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाड़ियां आपको और लेके देते हैं। तो ये सारी चीजें किस बिजनेस को हेल्प करेंगी? फ्यूचर को। लॉजिक स्टैंडर्ड ने खुद ही दे दी, दीज एक्सपेंडिचर रिलेट टू फ्यूचर बिजनेस, these expenditure relate to future business and are not liability for at the end of balance sheet date. Such expenditure are recorded on the same basis। छोड़े पर इस लाइन को काट दे। आगे जी 82 और 83, ये आपने बड़े गौर से समझना है। 82 और 83, 82 पहले समझें। ऑपरेटिंग लॉस क्या होता है? अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल है? ये ऑपरेटिंग लॉसेस जो होते हैं ना, ये अवॉइडेबल होते हैं। एक्सेलेंट, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, ऑपरेटिंग लॉसेस अवॉइडेबल होते हैं। एक बंदे की हफीज सेंटर में दुकान है, उसके पास 2 लैपटॉप पड़े हैं, लेकिन पता चला कि इससे अच्छा मॉडल आ गया बाजार में। अब जो 2 लैपटॉप उसके पास पड़े हुए हैं, वो लैपटॉप जो है, जो 2 उसके पास पड़े हुए हैं पुराने मॉडल वाले, उसके बारे में वो सोच रहा है यार ये तो बड़े सस्ते बिकेंगे, इस पे तो एनआरवी लॉस रिकॉर्ड होगा, आपको पता है ये बड़े सस्ते बिकेंगे। इसको ऑपरेटिंग लॉस नहीं कहते, इसे कहते हैं फोरसीन लॉस। इसे क्या कहते हैं? फोरसीन लॉस। और पुराने लैपटॉप भी आपको पता है बाजार में बिकते रहते हैं, नए लैपटॉप भी बाजार में आ जाए। अब ये सोच रहे हैं कि यार नए लैपटॉप तो मुझे वारा खाते नहीं, पुराने तो जो 2 पड़े हैं ये तो नुकसान देके ही जाएंगे। अब इसके बाद अगर और पुराने में मंगवाऊं, कहीं से पुराने मिल भी रहे थे, कई मुल्कों से मिल रहे होते हैं पुराने, अब अगर और पुराने में मंगवाऊं 50, तो उनको अगर मंगवा के बेचूं तो भी मुझे लॉस आ सकता है। हम उसे कहेंगे तुम ऑपरेट ना करो, तुम ना ऑपरेट करो, तुम ना मंगवाओ, तुम्हें पागल हो। वो जो 2 पड़े हुए स्टॉक के ऊपर लॉस रिकॉर्ड करना है ना, इसे क्या कहते हैं? फोरसीन लॉस। और ये एनआरवी लॉस के नाम से रिकॉर्ड होता था। क्लियर? आप मैं एक और मिसाल देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ये होता है जितने डेटर्स को सेल कर दी है उसमें से जो भागेंगे उसकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड होती है। ये फोरसीन लॉस है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं अगले 6 साल में डेटर्स को बेचूंगा, अगले 6 साल भी प्रोविजन का खर्चा आएगा, तो मैं ऑपरेट ना करूं यार, तुम्हें किसने कहा? तो अगले सारे सालों के 15 साल के डेटर्स का लॉस राइज वाले रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अगले सालों में बच्चों को पढ़ाएंगे, हो सकता है वो भी फीस ना दे। तो भाई अगले ये ऑपरेट करने का लॉस तो रिकॉर्ड नहीं होता। तो ऑपरेट करने का लॉस अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल? इसको फोरसीन लॉस से आपने मिक्स नहीं करना। ये किसका लॉस है?
ऑपरेटिंग लॉस। इस मिसाल पे फिट करें, यहां पे खड़े होके ऊपर देखें। नेस्ले के ओनर ने ना सोचा यार 48 लाख तो मैंने यहां देने हैं, 48 लाख तो यहां देने हैं, बाकी कोई 50,000 बोतलें, नेस्ले है 50,000 बोतलें स्टॉक में पड़ी हुई थी, वो मैंने अगले महीने बेचनी है, वो शायद नुकसान दे दें, ये तो एनआरवी लॉस है, इसकी बात नहीं करा। और नेस्ले ने कहा 25 लाख बोतलें मैंने 3 महीने में बनानी है, मुझे लग रहा है वो जो 25 लाख 3 महीने में बनाता रहूंगा ना, उन पे भी शायद नुकसान ही आ जाए मुझे। ये वाला लॉस रिकॉर्ड करने की कोई तुक बनती है? कैन दिस लॉस बी अवॉइडेड? यस। लेकिन अगर एम्प्लॉइज को आप आज भी निकाल दें तो वो 48 लाख देने पड़ेंगे, लेकिन ये बोतलें बनाने वाला लॉस अवॉइड हो सकता है। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग लॉसेज आर अवॉइडेबल। हेडिंग दें ऑपरेटिंग लॉस, इट इज अवॉइडेबल। उर्दू में एक लिख लें, अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो लॉस नहीं आएगा, अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो लॉस नहीं आएगा। बेटा इधर आओ, मुझे लग रहा है कि मैं 2 गाड़ियां अगर इंपोर्ट कर लूं ना और इंपोर्ट करके बेच दूं तो बेटा मुझे लॉस आ जाएगा। अब वो ना इंपोर्ट करें, अब वो ना इंपोर्ट करें। और बेटा वो जो पड़ी हुई गाड़ी इंपोर्ट की हुई है, हाँ वो अगर सस्ती बिक रही है तो उस पे एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, मजे का स्टैंडर्ड है ना, मजा आ रहा है मुझे तो बहुत मजा। आइडेंटिफिएबल, आइडेंटिफी फ्यूचर ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा। आइडेंटिफिएबल फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस अप टू द डेट ऑफ, वैसे लिखा होना चाहिए था फ्रॉम बैलेंस शीट अप टू डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, ये जरा अच्छा लफ्ज होता। आइडेंटिफिएबल ऑपरेटिंग लॉसेस फ्रॉम टिल डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। तो फ्रॉम बैलेंस शीट आप खुद लिख लें, यहां पे लिखिएगा लॉसेस के आगे फ्रॉम बैलेंस शीट। आइडेंटिफिएबल फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस फ्रॉम बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ आर नॉट इंक्लूडेड इन लायबिलिटी, आर नॉट इंक्लूडेड इन लायबिलिटी। भाई ये हमने कल पढ़ना है, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने कल पढ़ना है 83, ये आपको पढ़ा दिया हुआ मैंने। यहां पे हम खड़े हैं और यहां पे खड़े होके हम सोच रहे हैं कि एम्प्लॉइज को 48 लाख देने हैं, गेटिंग द पॉइंट। यहां पे खड़े होके हम फील करें एम्प्लॉइज को कितने देने हैं, 48 लाख। किसी आने वाले ने आके बताया कि मोहतरम आप परेशान ना हो 48 लाख के बारे में, क्योंकि 48 लाख तो आपने एम्प्लॉइज को देने हैं जो रिडंडेंट हो रहे हैं, 48 लाख आपने उनको देने हैं, बाकी इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बिक जाएगा आपका और इंशाल्लाह आपकी बिल्डिंग भी बिक जाएगी। ये अच्छी प्राइस देके जाएंगे तो प्लांट और बिल्डिंग बेच के जो पैसे आएंगे, फर्ज करो 20 लाख, उस 20 लाख को इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि वो तो आपका इनफ्लो होगा इन 48 लाख की पेमेंट्स के लिए। इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं, कोई बंदा मुझे बता दे। मोहतरम ये तो IS 16 डील करता है इसको। डिस्पोजल ऑफ प्लांट को कौन डील करता है, IS 16, और डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग को कौन डील करता है। और ये पैरा नंबर कौन सा हमने पढ़ा था, 51, भूला हो तो जाके देखिएगा ऊपर कहीं किताब में, पैरा 51 पढ़ा था और इसकी हेडिंग थी एक्सपेक्टेड गेन ऑन डिस्पोजल, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ, ये एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एज रिक्वायर्ड बाय पैरा 50, गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। लिखें प्लांट एंड बिल्डिंग बिकेगा पानी बनाने वाले डिवीजन का, प्लांट एंड बिल्डिंग बिकेगा किसका, पानी बनाने वाले डिवीजन का। लिखें एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, प्लांट एंड बिल्डिंग बिकेगी पानी बनाने वाले डिवीजन की, आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। आगे काट दें। अच्छा यार, अब अगर पेपर में वो रीट्रेनिंग दे देता है तो आप रीट्रेनिंग के बारे में ये वाली लाइन स्टैंडर्ड से उठा के लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, स्टैंडर्ड खरीद लें। अगर वो आइडेंटिफाइड फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस दे देते हैं पेपर में, आपको नहीं समझ आ रहा अंग्रेजी क्या लिखनी है, आप फिगर डाल के लॉस की, फिगर रुपीज इतने मिलियन, ये वाली लाइन आगे लिख सकते हैं। अगर वो दे देते हैं पेपर में कि एक्सपेक्टेड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, तो आप ये वाली लाइन डाल के लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने 4 बातें बताई हैं, आपने मुझे 4 बातों के जवाब देने हैं। रीइंबर्समेंट में भी 4 बातें थी, वो भी कल आके रिवाइज कर पाऊंगा। इधर भी 4 बातें हैं। पहली बात, जिन एम्प्लॉइज को रिडंडेंट कर रहे हैं उनको जो पैसे देने हैं, ये लायबिलिटी है, पहली बात खत्म होगी। दूसरी बात, जो स्टाफ में 2 बंदे छोड़े हैं उनको ट्रेन करना है, उनकी मार्केटिंग करनी है, लोगों को बताना है उनके बारे में, और उनको नए सिस्टम खरीद के देने हैं, ये लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, नहीं करनी। तीसरा सवाल मेरा, अगर फ्यूचर में ऑपरेट करना है, जो कि 2-3 महीने हमारा इरादा ऑपरेट करेंगे, फ्यूचर में ऑपरेट करके लॉस आना है, उस ऑपरेटिंग लॉस को रिकॉर्ड करना है, नहीं। चौथी बात, जिस वक्त मैं डिस्पोजल ऑफ एसेट्स करूंगा उस वक्त थोड़े से पैसे वहां से आ रहे होंगे और थोड़े से एम्प्लॉइज को देने होंगे, क्या इन दोनों को नेट करना है, इनको नेट करने की इजाजत नहीं। चलें जी,
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू नेपच्यून लिमिटेड विच इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज एंड केमिकल्स। क्या बना रहे हैं जी ये? बैटरीज और केमिकल्स। कितनी चीजें बना रहे हैं? 2। अच्छा ये ना assumption नहीं पढ़नी आपने। डिस्कस गिविंग रीजंस हाउ द अबव इश्यूड शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनएल फॉर ईयर एंडेड 30/15 एंड 30/16। कितने साल का सवाल आया? साल का। तीस और 15 और 30/16। अच्छा ये रीस्ट्रक्चरिंग करना बड़ा आसान सवाल होता है क्योंकि तो स्टैंडर्ड लिस्ट बना के दे दिया है क्या चीजें डालनी है क्या नहीं डालनी, तो ये बड़ा आसान सा सवाल होता है। पढ़ें। ऑन 30 अप्रैल 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द केमिकल डिवीजन व्हिच वाज इनकरिंग हैवी लॉस। क्या बेचना है? केमिकल। क्या नहीं बेचना? बैटरीज। कौन सा डिवीजन बंद करने लगे? कौन सा डिवीजन चलता रहेगा? बैटरीज। बातें नहीं होती रहेंगी, चुप। द डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 10 दिसंबर 15। 30 अप्रैल 15 डिसीजन लिया। डन। द डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 10 दिसंबर 15। 10 दिसंबर 15 डिसीजन कम्युनिकेटेड। बोलें जी, क्या डिसीजंस ऑब्लिगेशंस हैं या डिसीजंस भी अवॉइड हो सकते हैं? कब तक अवॉइड हो सकते हैं? जब तक बच्चों में अनाउंस कर देंगे पार्क लेके जाना है। अम्मी अबू ने डिसाइड कर लिया कि रशीद की शादी पुप्पो के घर करनी है, डिसीजन ले लिया, लेकिन अम्मी अबू का पेट हल्का नहीं था, उनसे बात नहीं निकली मुंह से, महीने गुजरते गए, बिल्कुल लायबल ना फील करें। एक दिन अम्मी के मुंह से निकल गया कि भाई ये बात है, सारे बैठे हुए थे, पुप्पो भी आई हुई थी, ये मुंह से अम्मी का निकल गया, तो डिसीजन क्या हो गया? कम्युनिकेट हो गया। जारी बात है, कितना अर्सा बात दिल में रह सकती है? एक लेवल ही होता है ना बंदे का, कभी ना कभी तो दूध उबलेगा, पानी बाहर आएगा। डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 10 दिसंबर 2015। एनएल कमेंस्ड नेगोशिएशन विद वीनस। अच्छा पहले इस साल का मुझे सॉल्यूशन करवा दें। यहां पे खड़े होकर लायबिलिटी बुक करूं? क्यों? अभी बात घर तक ही है, अभी चर्चा नहीं हुआ, तो अवॉइड हो सकता ही है ये लायबिलिटी। तो पहले साल के एंड पे तो कोई लायबिलिटी नहीं है। इसमें अगर आप लिख के आना हो पेपर में इंग्लिश, तो आप क्या लिख के आएंगे? A constructive obligation arises when it has a formal plan and it has raised a valid expectation. ये लाइनें लिख के, as it is not communicated, so we will not feel liable. नहीं, we will not restructuring provision. We will not record restructuring provision. अच्छा जी, NL commenced negotiation with Venus. NL ने किससे बातें शुरू कर दी? Venus से। Venus हमारा केमिकल डिपार्टमेंट लोगे? उन्होंने कहा जान भी हाजिर है, आपका केमिकल डिपार्टमेंट इंशाल्लाह ले लेंगे। नेगोशिएशन कब शुरू हुई इनसे? मार्च में। नेगोशिएशन कब शुरू हुई? मार्च में। द सेल वाज फाइनली एग्जीक्यूटेड ऑन अगला साल, इससे भी अगला साल जी। हमने सेल कब कर दिया है डिवीजन? हमारे साल खत्म होने के 1 महीने बाद। किसको बेच दिया? नेपच्यून, वीनस को। वीनस को हमने बेच दिया। कॉस्ट इनकर्ड, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग जुलाई अगस्त। इसीलिए तो ये लायबिलिटी है कि 30 जून पे खड़े होके खर्चा जुलाई अगस्त में हो रहा है। खर्चा कब हो रहा है? तो फिर यहां खड़े होके इस खर्चे के लिए क्या फील करेंगे? लायबल करेंगे या नहीं करेंगे, वो अलग बहस है। तो 30 जून पे खड़े होके जुलाई अगस्त में खर्चा करने के लिए अपने आप को लायबल फील करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये बहस है हमारी। तो एक बात याद रखिएगा यार, जो पेपर में सवाल आते हैं ना, उसमें अनाउंस हमारे साल होते हैं और इंप्लीमेंट अगले साल होता है। इसी वजह से हमारे साल के एंड पे हम क्या फील कर रहे होते हैं, और अगर अनाउंस होके इसी साल इंप्लीमेंट भी हो जाए तो फिर पेपर में सवाल क्या आने लायबिलिटी का? फिर तो रिटायरिंग एम्प्लॉइज को पैसे देके फारिग हो गए, फिर कौन सी लायबिलिटी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे साल के 2 महीने तक ये खर्चे होते रहे। कॉस्ट इनकर्ड इन जुलाई एंड अगस्त इन कनेक्शन विद द क्लोजर ऑफ डिवीजन। रिडंडेंसी कॉस्ट बताएं जी, इसकी लायबिलिटी बुक करूं? लायबिलिटी बुक करूं इसकी, या इस तरह लिख लेते हैं ना, लायबिलिटी या प्रोविजन बनाऊं? स्टाफ ट्रेनिंग फॉर रीलोकेशन टू बैटरी सेगमेंट। कुछ स्टाफ को पकड़ के रशीद और अकरम को ट्रेन करके कहां भेज देंगे? बैटरी सेगमेंट में। इसके लिए लायबल फील करूं? पेपर में इंग्लिश क्या लिख के आऊंगा? पेपर में इंग्लिश ये लिख के आऊंगा, अमाउंट कितनी है? 3 पॉइंट, सोल्यूशन ना खोले ना, लिख के आऊंगा रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड रीट्रेनिंग, ये इंग्लिश लिख के आऊंगा। फिर लिखूंगा दीज एक्सपेंडिचर रिलेट टू एंड आर नॉट लायबिलिटीज फॉर एट द एंड ऑफ। साथ वाला क्या लिख के आएगा जिसके पास स्टैंडर्ड नहीं होंगे? इट इज नॉट अ लायबिलिटी। आई क्या फेल क्यों करता है फिर? हद हो गया। आप लोगों ने ये सारी बात लिख के आनी है, लेने स्टैंडर्ड खुदा के लिए। ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम 1 जुलाई टिल 31 अगस्त। 31 अगस्त को तो सेल हो गया मेरा। ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम 1 जुलाई टिल 31 अगस्त, 31 जुलाई। ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम
यकम जुलाई टिल, क्या आपको पता है अभी महीना पड़ा है हमारा, महीने बाद ही हमने उसे बेचना है। तो कहते हैं अगर अगले महीने मैंने केमिकल बेचा तो मुझे लगता है ऑपरेट करने पे लॉस आ जाएगा मुझे। इज इट अवॉइडेबल? इज इट फोर्सिंग लॉस या ऑपरेटिंग लॉस? क्या ये लॉस आ चुका है या एक महीने में आ सकता है? सकता है, आ चुका है, सकता है। पढ़ें कैसे पता चला? ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम यकम जुलाई 16, हमारा साल तो 30 जून है ना, ये जून वाली बात नहीं पढ़नी अभी आपने, या IS 10 की कोई बात है। ये 30 जून 16 हमारे साल का एंड है। लॉस फ्रॉम यकम जुलाई 16 टिल क्लोजर। क्लोजर कब होने? कहते हैं अगर यकम जुलाई 16 से 31 जुलाई 16 तक बैटरीज बना के बेचो तो लॉस आ सकता है। भाई सकता है, अभी तो नहीं सकता हुआ, तो फिर सकता है तो फिर इसकी लाइबिलिटी बुक। अब बच्चे का लिखे आएंगे नो लाइबिलिटी फॉर 2, और आप लिखे आएंगे नो नो गाय, आइडेंटिफाइबल ऑपरेटिंग लॉस ऑफ इतने अप टू द डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन अ प्रोविजन। डन। चलें यार, मादरत इसकी मैं सोल्यूशन नहीं पढ़वा सका आपको, तो इसका सोल्यूशन अब आप पढ़ लीजिएगा। आपने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इतनी शॉर्ट फॉर्म में ना लिख के आइएगा क्योंकि कई दफा सवाल 6-7 नंबर का भी आ जाता है, तो इसलिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसने सोल्यूशन लिखा है अपने। होमवर्क आज कोई नहीं, यही सारा लिखना है, यही सारा लिखना है दोबारा, ये जो 2-3 पास पेपर के सवाल किए हैं।